मैम रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है, आप कैमरा ठीक है ऑन सर, कर हाँ कैमरा ऑन करिए। जी मैम। स्क्रीन शेयरिंग हो रही है सर? हाँ जी मैम, सॉरी। ठीक ठीक ठीक, चलो स्टार्ट कर सकते हैं। So, a very good evening to all of you, Dhwani, Chavi, and Ayushi. So today we are going to complete Unit 1 also. Unit 1 एक तो आज खत्म हो जाएगी, छोटा सा एक आधा टॉपिक बचा है, 2 टॉपिक बचे हैं, और we'll also start next unit. हम Unit 2 भी शुरू कर देंगे। प्रोडक्ट एनालिटिक्स उसका एक पार्ट है, वो हम कर लेंगे, ठीक है। सो पहले एक थोड़ा सा रिवीजन, मतलब बैक टू जो हमने किया है अभी तक। सबसे पहले जो हमारी इसकी फर्स्ट क्लास थी ऑनलाइन में, उसमें हमने डिस्कस किया था क्या होता है मार्केटिंग एनालिटिक्स, क्या है मार्केटिंग एनालिटिक्स, व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट इन टुडेज वर्ल्ड। पहले तो हमने वो डिस्कस किया था, उसका मीनिंग वगैरह वो सारा। फिर नेक्स्ट क्यों नहीं हो रहा, अच्छा ये लास्ट स्लाइड है, सॉरी। पेज अप पेज अप पेज अप पेज अप पेज अप, या ये वाली स्लाइड थी जिसमें हमने सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग एनालिटिक्स किया, फिर हमने उसका किया बेनिफिट्स, क्यों ज़रूरी होते हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रही, एक बस रैप अप बता रही हूँ कि अभी तक हम क्या-क्या कर चुके हैं। फिर हमने इसका एक सेकेंड, बेनिफिट्स के बाद हमने जो टॉपिक किया था वो था बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस जो मार्केटिंग एनालिटिक्स यूज करती हैं, जो एक्चुअली में करती हैं, उन्हें क्या स्ट्रेटजीज यूज करनी चाहिए ताकि वो मार्केटिंग एनालिटिक्स को या इस एनालिटिक्स के प्रोसेस को अच्छे से कर सकें। तो उसके स्टेप्स, उसके कुछ एसेंशियलिटीज देखे थे। फिर हमने बात करी थी एक दो एग्जांपल्स की, जिसको हमने लास्ट क्लास, जो बिल्कुल लास्ट क्लास थी, लास्ट फ्राइडे वाली, उसमें ज़्यादा अच्छे से समझा था, क्योंकि हमने बहुत सारे उसमें मार्केटिंग एनालिटिक्स के मैट्रिक्स किए थे। फिर हमने किया था फर्स्ट क्लास में ही कंक्लूजन की बेसिकली मार्केटिंग एनालिटिक्स पॉजिटिव्स क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, यूज केस क्या है, वो सारी चीजें हमने थोड़ा डिस्कस किया था। जो इसके बाद वाली क्लास थी, जो मैं अभी कह रही थी लास्ट क्लास थी, वो ज्यादा इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि उसमें हमने किए थे जो एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था, डिफरेंट मार्केटिंग मेट्रिक्स, मतलब मार्केटिंग एनालिटिक्स के जो जितने मेट्रिक्स होते हैं, हमने उन मेट्रिक्स को पढ़ने की कोशिश करी थी, और हमने उनको अलग 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 कैटेगरीज में पढ़ा था, लाइक वेब एंड एसईओ मेट्रिक्स, उसके डिफरेंट टाइप्स किए थे, विद एग्जांपल्स उनको समझने की कोशिश करी थी। फिर हमने किए थे ब्रांड मैट्रिक्स, डिफरेंट ब्रांड मैट्रिक्स और उनके एग्जांपल से उनको समझने की कोशिश करी थी। फिर ईमेल रिलेटेड मैट्रिक्स क्या होता है, ये सारे मार्केटिंग एनालिटिक्स के ही पार्ट हैं। फिर हमने सोशल मीडिया से रिलेटेड जैसे रीच, इम्प्रेशन वगैरह वो चीज़ें क्या होती हैं, उसको समझने की कोशिश करी थी। फिर पेपर क्लिक मैट्रिक्स क्या होते हैं, वो समझने की कोशिश करी थी। फिर इवेंट इवेंट रिलेटेड मैट्रिक्स जो होते हैं, उसको समझ के इसको कंक्लूड करने की कोशिश करी थी। तो पहले बताओ, जो यहाँ तक पढ़ा था कुछ याद आया कि हाँ लास्ट क्लास में हमने ये डिस्कस किया था, ये इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस थे उस क्लास के, जिन्होंने ऑब्वियसली लास्ट क्लासेस अटेंड करी थी। ध्वनि, आई थिंक यू पीपल आर क्वाइट रेगुलर, ध्वनि रेगुलर है, छवि भी, छवि का लास्ट क्लास का मुझे याद नहीं आ रहा, मे बी छवि थी नहीं थी, बट मैंने ये तो जरूर कहा था लास्ट क्लास इंपॉर्टेंट है। याद आया नहीं याद आया, तुम अपने रिएक्शंस दे सकते हो ताकि मुझे एक अफर्मेशन मिल जाए। हाँ, इवन इफ आयुषी वाज देयर तो आयुषी कैन रिस्पॉन्ड, अंजलि आई डोंट नो इफ यू वर देयर, ओके, छवि वाज देयर, ओके, आयुषी वाज देयर, ओके, ठीक है। तो इतना, मतलब एटलीस्ट ऑन दैट नोट वी आर ऑन द सेम पेज, हम उस टाइम पे सेम पेज पे हैं। अब हम क्या करते हैं, फटाफट से यूनिट 1 कंप्लीट करते हैं, छोटा 2 टॉपिक रह गया है इसका, एंड देन वील बिगिन यूनिट 2। यूनिट 2 ऑल टुगेदर एक नया डोमेन आपके लिए खोलेगा। सो यूनिट 1 का जो एक टॉपिक रह गया है, जो आप कह सकते हो सेकंड लास्ट टॉपिक है, वो क्या है, सोर्सेस। अब यूनिट 1 में ना एक टॉपिक दिया हुआ है हमें कि मार्केटिंग एनालिटिक्स करना है, मार्केटिंग एनालिटिक्स के लिए आपको डेटा चाहिए। तो क्वेश्चन ये आता है, वो डेटा कहाँ से आएगा, वेयर विल यू गेट दैट डेटा फ्रॉम, आपको वो डेटा कहाँ से मिलेगा, मतलब कहाँ से आपको इसका एक्सेस होगा। सो अब हम जो डिफरेंट पॉइंटर्स करने वाले हैं, वो यही करने वाले हैं कि मार्केटिंग एनालिटिक्स करने के लिए डेटा की ज़रूरत है, तो वो डेटा हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, किस किस तरीके से मिलता है। सो लेट्स डीप डाइव इनटू दिस, एंड द फर्स्ट
कॉमन सोर्स ऑफ डेटा, चाहे आप एनालिटिक्स यूज करो चाहे आप ना भी करो, मतलब ट्रेडिशनल में भी होता था, इज द कस्टमर फीडबैक। तो अभी तो हम इसको एनालिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा समझेंगे, बट ट्रेडिशनली भी मार्केटिंग करने के लिए सबसे पहला फीडबैक, लाइक अगर आप लोगों को याद हो तो हमने जो फर्स्ट क्लास बिल्कुल डिस्कस करी थी, उसमें मैंने यही कहा था जो मार्केटिंग है वो कहाँ से शुरू होती है, कंज्यूमर से शुरू होती है और कंज्यूमर पे ही खत्म होती है। सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम कंज्यूमर, इट एंड्स फ्रॉम कंज्यूमर। तो कंज्यूमर फीडबैक, हर कंज्यूमर का क्या फीडबैक है अबाउट द प्रोडक्ट, क्या प्रॉब्लम आ रही है, लाइक एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे सेल्फी आज तो एक बहुत कॉमन वर्ड बन गया, सेल्फी कैमरा एक बहुत एक्सेसिबल सी चीज बन गई है, बट जब ये सेल्फी वर्ड नहीं था, मतलब सेल्फी ऑफिशियली कोई वर्ड नहीं था, सेल्फी कैमरा जैसी चीज फोन में नहीं होती थी, मोबाइल फोन्स में नहीं होती थी, तो जनरली लोगों का क्या परसेप्शन था और कैसे इसकी डिस्कवरी हुई, अगर उसके बारे में हम थोड़ा सा देखें, तो उसके बारे में हम कैसे जान सकते हैं कि मार्केटर्स ने, ब्रांड वाले लोगों ने कॉमन लोगों को ऑब्जर्व किया। कस्टमर फीडबैक की हम बात करें ना, कस्टमर्स इज कॉमन मैन ओनली। तो कॉमन लोगों को ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्व करते हुए उन्होंने क्या देखा, पता नहीं, मेरा फोन स्क्रीन पे हाँ दिख रहा है। सो फोन को ना वो क्या करते थे, वो फोन का ना उल्टा पार्ट लेके, तो वो ऐसे-ऐसे करने की कोशिश करते थे, मतलब जो जहाँ पे फ़ोन का कैमरा होता था एक्चुअली उसको उल्टा करके ना लोग फ़ोटो लेने की कोशिश करते थे, और उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता था, हाथ हिल जाता था। सो लाइक इफ दिस इज़ द कैमरा, वो थोड़ा-सा उल्टा करके ऐसे ले रहे हैं तो उसमें जैसे कभी हाथ हिल गया, अच्छा एंगल ठीक नहीं बैठा, कुछ और दिक्कत आ गई। सो मतलब लोगों को बहुत मेहनत करते हुए अपनी खुद की फ़ोटो लेते हुए ऑब्ज़र्व किया गया था। सो दिस वाज वन कस्टमर फीडबैक कि कस्टमर को कुछ ऐसा चाहिए कि एंगल भी उन्हें दिखे, मतलब दे कैन एक्चुअली सी हाउ दे आर लुकिंग इन दैट थिंग। तो वो जमाना बता रही हूँ मैं तुम्हें, तब जब सेल्फी कैमरास बिल्कुल शुरुआत हुए, एंड इट वाज लाइक वे बियॉन्ड इन 2009-10 की ये बात है। उस टाइम के एरा में ये इसका मतलब ना ओरिजिन आप कह सकते हो, 7 8 9, तो बहुत पुरानी बात, ऑलमोस्ट 27 आने वाला है, हम 7 8 की बात कर रहे हैं। तो 10 20 साल हो गए उसको। तो 20 साल पहले ऑब्वियसली सेल्फी कैमरास एडवांस नहीं थे। तो जो फर्स्ट टाइप के सेल्फी कैमरास आए ना, वो 1 मेगापिक्सल, 0.5 मेगापिक्सल होते थे, और उसमें भी लोग खुश होते थे। मतलब आज तो आप 1 मेगापिक्सल को कुछ समझते नहीं हो, उसकी वैल्यू ही नहीं है कुछ। बट उस टाइम पे वो 0.5 1 मेगापिक्सल बहुत मायने रखता था। मतलब जिस फ़ोन में सेल्फी कैमरा होता था, वो फ़ोन अपने आप में 2-3,000 5-4,000 महँगा हो जाता था। इट वाज़ लाइक दैट। तो ये कस्टमर फीडबैक था कि कस्टमर्स को कुछ ऐसा चाहिए जिससे वो अपना खुद का फ़ोटो ले सके, खुद का फ्रेम ले सके। और जब वो फिर सेल्फ फ़ोटो, सेल्फ फ़ोटो, सेल्फ फ़ोटो, जब वो बार-बार वो वर्ड यूज़ होने शुरू हुआ ना, तब जाके 2011-12 के करीब ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने सेल्फी को एक वर्ड रिकॉग्नाइज किया था। सो ओरिजिनली डिक्शनरी के अंदर, जो पुरानी डिक्शनरीज अगर आप निकालो, सेल्फी वाज नॉट अ वर्ड, सेल्फी एक वर्ड नहीं था। ये जब लोगों ने इसको एज अ प्रोडक्ट यूज करना शुरू किया, तब जाके ऑक्सफोर्ड को भी ये मानना पड़ा दैट दिस हैज टू बी अ वर्ड। ऑक्सफोर्ड क्या करती है, हर साल ना कोई वर्ड ऑफ द ईयर निकालती है। तो वो उस टाइम 10 11 12 की बात है, तब वो वर्ड ऑफ द ईयर निकल के सेल्फी ओरिजिनली डिक्शनरीज में ऐड हुआ था, एंड देन इट बिकेम अ वर्ड, इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड बना, दैट सेल्फी मीन्स टेकिंग वन्स ओन पिक्चर। एंड अगर आपको लेना है तो उसके लिए आपको एक कैमरा चाहिए जो सेल्फी कैमरा एनेबल्ड हो, और उसके बाद तो फिर वो कहते हैं रेस्ट इज दे से हिस्ट्री। क्योंकि उसके बाद आप देखो सेल्फी कैमरास में कितनी इंप्रूवमेंट हुई, फोन्स ने कितने सालों तक बेटर सेल्फी कैमरास को ही दे के अपने मॉडल लॉन्च किए हैं। तो जैसे एक मॉडल में आपका 1 मेगापिक्सल आया, तो नेक्स्ट एडवांस में 2.3, अपर्चर बेटर, फोकल बेटर, और फिर 5 मेगापिक्सल तक बात चली गई। सैमसंग के कितने मॉडल अपग्रेड्स जनरली सेल्फी कैमरा के बेसिस पे ही आए। एप्पल ने सेल्फी कैमरा में पोर्ट्रेट मोड दिया, अलग-अलग जो नाइट मोड वगैरह, ये सारी, वही मैं कह रही हूँ, रेस्ट तो वो कहते हैं हिस्ट्री है। सो हम इस पॉइंट को रिलेट कर रहे हैं डेटा मार्केटिंग एनालिटिक्स के लिए जो आता है फ्रॉम कस्टमर फीडबैक। तो कस्टमर जो बोल रहा है, तो कस्टमर सी अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो एक तरह से कस्टमर की प्रॉब्लम को ही डिस्कस कर रहे हैं, उसके पेन पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं, उसकी एक्सपेक्टेशंस को डिस्कस कर रहे हैं। सो सेल्फी वाज नॉट समथिंग जो मार्केटर्स के भी दिमाग में था, बट कस्टमर्स का क्योंकि एक पेन पॉइंट था, कस्टमर्स को ये चीज की एक्सपेक्टेशन थी, यार कुछ ऐसा मिल जाता काश, वो वाली फीलिंग होती है ना। इवन उस टाइम पे फिर सेल्फी स्टिक भी एक प्रोडक्ट बन गया था,
क्योंकि वो फिर जब सेल्फी लेने में ना लोगों को लगा कि यार ये इतने डिस्टेंस पे ही आती है, मतलब आपका आर्म डिस्टेंस ही होता है जो कवर हो पाता है, पर लोगों को पूरा बैकग्राउंड चाहिए था पीछे का, तो स्टिक के साथ शुरू हुआ, फिर तो मतलब बहुत सारी चीज़ें, उसमें भी बहुत सारा इनोवेशंस आए। सो वी आर बेसिकली डिस्क्राइबिंग दैट थिंग ओनली कि बिकॉज़ ऑफ अ कस्टमर एक्सपेक्टेशन, बिकॉज़ ऑफ अ कस्टमर पेन पॉइंट, द थिंग्स गॉट द वर्किंग। इसी तरीके से आप कस्टमर फीडबैक में एक और चीज़ ले सकते हो, जो ये तो हमने एक टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट का एग्जांपल ले लिया। एक और प्रोडक्ट जो आ सकता है दैट कुड बी रिलेटेड टू ओट्स के जो आजकल प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। सो आप नोटिस करो आजकल मेनी प्रोडक्ट्स के अंदर ओट्स, मिलेट्स, ये सारे रागी, मतलब जो-जो हेल्दी ग्रेन्स होते हैं, दे आर कमिंग। लाइक आपके बिस्किट्स में हो गए, बिस्किट्स में ही आते हैं। लाइक आपके इवन आटे में भी आजकल मल्टीग्रेन आटा आ गया है। उसके पीछे रीज़न है। दिस इज़ समथिंग अगेन फ्रॉम द कस्टमर प्रॉब्लम, कस्टमर पेन पॉइंट से ही आया है। रीज़न ये है, आई एम नॉट सेइंग वो बहुत टेस्टी है। मैं ये बिल्कुल भी एडवोकेट नहीं कर रही कि वो सारी चीज़ें जो बनती हैं वो बहुत टेस्टी होता है, और जनरली जो लोग ये माँग रहे हैं वो टेस्ट के पीछे जा भी नहीं रहे हैं। उनके रीज़न्स अलग है। मे बी दे आर सफरिंग फ्रॉम हाई कोलेस्टेरॉल, मे बी दे आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़, एक्यूट डायबिटीज़, और उनके डॉक्टर्स ने उनको बोला है कि आपको ये खाना ही पड़ेगा, आपको दूसरी रोटी बंद करके रागी की रोटी खानी पड़ेगी, मल्टीग्रेन आटा खाना पड़ेगा। सो उनके पास एक हेल्दी अल्टरनेटिव नहीं था मार्केट के अंदर। बट क्योंकि धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये हार्ट अटैक के, डायबिटीज़ के, अ कोलेस्ट्रॉल के, ब्लड शुगर के पेशेंट्स धीरे-धीरे बढ़े, तो फिर देन दे रियलाइज्ड कि नहीं, ब्रांड्स रियलाइज्ड कि ऐसा कोई प्रोडक्ट ही दे देते हैं ना ताकि लोग खुश हो जाएँ। तो फिर वो प्रोडक्ट किस फॉर्म में आया, वो प्रोडक्ट उस आटा, बिस्किट एंड आज तो देखो, जब ये स्टार्टिंग में प्रोडक्ट्स आए थे ना, ये ओट्स वगैरह वाले, ये बहुत बकबके होते थे। मतलब इवन इफ यू वुड हैव दैट ओट्स का जो एक मील आता है, क्विकर ओट्स करके, वो बहुत बकबका होता था। अब तो इसमें भी अगर आप नोटिस करो तो सफोला है या कोई और ब्रांड है, तो वो मसाला ओट्स बनाने लगे हैं। सो इवन ब्रांड्स हैव रियलाइज्ड कि ओट्स इज अ हेल्दी ऑप्शन, और जो लोगों की रिक्वायरमेंट नहीं है वो लोग भी इसको पसंद करते हैं, बट एवरीबॉडी वांट्स टेस्ट। तो मसाला ओट्स, तो मसाला मैगी तो सुनी थी, बट मसाला ओट्स करके एक चीज ऑल्टरनेटिव देने की कोशिश करना, तो वो कोशिश भी क्यों हुई है, because again that's again coming from customer pain points, customer problems, customer expectations। तो ये खाने पीने का एग्जांपल हो गया। इसी तरीके से आप एक और एग्जांपल ले सकते हो, आजकल जैसे वो चॉकलेट्स आती हैं, एंड आई हैव सीन मेनी चॉकलेट्स जो शुगर की जगह ना गुड़ या फिर व्हाट इज दैट थिंग कॉल्ड, डेट्स, या डेट्स यूज करती है, एग्जैक्टली डेट्स यूज करते हैं। तो मतलब वही जामुन नहीं होते, खजूर, खजूर यूज करते हैं। सो वो यूज करना, सो दिस इज वन थिंग अगेन जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन से आ रही है, कि कस्टमर्स को रियलाइज हो रहा है ये शुगर प्रोसेस्ड बहुत है, क्रिस्टलाइज्ड बहुत है, अच्छा हेल्दी ऑल्टरनेटिव नहीं है। बट जस्ट बिकॉज वो हेल्दी नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं ना बंदा चॉकलेट खाना बंद कर देगा। सो दे वांट टू ईट चॉकलेट। और इवन मैंने देखा है, अब तुम लोगों के जो मतलब तुम लोगों के साथ जो कनेक्ट करते हैं, अगेन दैट्स अगेन कमिंग फ्रॉम योर फीडबैक ओनली। जैसे सानिया मल्होत्रा है, तो सानिया मल्होत्रा इज समथिंग जो तुम्हारी जनरेशन के साथ कनेक्ट करती है, बिकॉज यू हैव सीन इट एज अ दंगल गर्ल एंड एज अ वेरी मतलब वर्सेटाइल एक्टर। तो आप उसके साथ कनेक्ट करते हो, तो वो डेट्स की कहती है कि मेरी मिडनाइट क्रेविंग्स का आंसर है डेट्स खाओ, हेल्दी डेट्स खाओ। सो मिडनाइट क्रेविंग्स को भी क्रेविंग्स है, क्रेविंग्स इज अ प्रॉब्लम, क्योंकि अगर आप मिडनाइट में स्पेशली बहुत हेवी या ग्रीसी फूड खाते हो जस्ट लाइक नूडल्स, तो कहीं न कहीं वो आपके लिए प्रॉब्लम ही क्रिएट कर रहा है, हेल्थ लाइफ़स्टाइल के ऊपर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। एंड आजकल तो इतने यंग लोगों को कितने हेल्थ रिलेटेड डायबिटीज़ एंड ऑल दोज़ इश्यूज़ हैं। सो वो एक अल्टरनेटिव देने की कोशिश है, दैट इवन लाइक मखानास, यू माइट हैव सीन, मतलब ये चीज़ ना आप अपनी दादी को बताओ, मखाना लेके जाओ, जैसे वो हल्दीराम का पैकेट आता है ना, और अपनी दादी या नानी को बोलो, नानी, दादी मैं मखाने लाया हूँ, एंड ये ना ₹100 का पैकेट है। देन सी हाउ शी विल रिएक्ट, शी विल से दैट ये ₹100 का, हमारे ज़माने में तो ₹100 का पूरा किलो आ जाता था। दैट यू नो दैट विल बी देयर एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि उनके टाइम पे ये चीज़ें बहुत हैंडी होती थी। पर लोग वही है ना, वही बात है, जैसे एक एक हिंदी का मुहावरा है, घर की मुर्गी दाल बराबर, वही काइंड ऑफ थिंग है, कि ये सारे हेल्दी ऑप्शंस थे, हमने इन्हें खुद बंद किया है। हमने मखानों को बंद करके चिप्स को चुना।
which is very processed, which is very fatty. और मखाना इज अ हेल्दी ऑल्टरनेटिव, इसलिए अब सब हेल्दी स्नैकिंग पे जब जाते हैं तो मखाने खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स के even they get those mixtures and all those things. So what is all this? This is again, you can say one thing कि this is coming from customer feedback. तो customer feedback, customer expectation से ही आ रहा है, और वो कहाँ कहाँ से आपको मिल सकता है? You can get that thing from surveys. सो डेडिकेटेड सर्वेस करा लो, इंटरव्यूज करा लो। 10 कस्टमर से भी इंटरव्यू कराओगे ना, एक आपको ओवरऑल मार्केट की थोड़ी सी पिक्चर पता चल जाती है। देन यू गेट दैट फ्रॉम रिव्यूज, रेटिंग। अब रिव्यूज एंड रेटिंग का तो आप देखो ना, लाइक मूवी धुरंधर जैसे अभी जो ट्रेंड चल रहा है, सो रिव्यूज इतने अच्छे आ रहे हैं फर्स्ट मूवी के, तो सेकंड मूवी भी अच्छी लगी। और फर्स्ट मूवी बनने की इंस्पिरेशन भी कहाँ से आई होगी? समवेयर और द अदर कस्टमर फीडबैक। जैसे अब जो जिस डायरेक्टर ने बनाया है, दैट सेम डायरेक्टर इज एसोसिएटेड विद सर्टेन अदर मूवीज ऑल्सो, तो उसने वो अपनी मूवीज में वो रिव्यूज रेटिंग्स एक्सपेक्ट करी होंगी। दैट इज द ओनली रीजन कि वो इस फॉर्म ऑफ आर्ट को दिखा पाया, अगेन कस्टमर के लिए एक प्रोडक्ट दिया इन द फॉर्म ऑफ अ मूवी। मूवी को उसने कैसे पिक्चराइजेशन डाली, पार्ट्स में बनाया, वो तो सब अलग बात है, बट अगेन दैट इज कमिंग आउट ऑफ द कस्टमर एक्सपेक्टेशंस ओनली, कि कस्टमर की आज डिमांड क्या है। तो हमारी जैसे हिंदी बॉलीवुड की अगर हम बात करें, तो एक जमाना होता था जब फैमिली मूवीज वर इन द डिमांड, तो कस्टमर एक्सपेक्टेशंस फैमिली मूवीज पे होती थी। तो मूवीज लाइक हम साथ साथ हैं, हम आपके हैं कौन, दे वर वेरी हिट इन देयर टाइम्स, क्योंकि उस टाइम पे एक्सपेक्टेशंस ऐसी थी। देन वन जॉनर कम, जब रोमांटिक मूवीज, डीडीएलजे, कुछ कुछ होता है, वीर ज़ारा टाइप मूवीज बहुत डिमांड में थी। अब हमारी जो मतलब ऑडियंस की जो डिमांड चल रही है रिव्यूज और रेटिंग्स के हिसाब से, एक्शन, एक्शन इज मोर लाइक आजकल जेनर है। तो एवरी काइंड ऑफ ऑडियंस वांट्स टू सी एक्शन, दैट्स व्हाई यू विल सी सलमान खान डूइंग एक्शन, यू विल सी साउथ इंडियन फिल्म स्टार्स डूइंग एक्शन, you will see Shahrukh Khan doing it. So everybody is taking that league only, क्योंकि सबको रियलाइज हो रहा है कि ये ट्रेंड में है। तो वो ट्रेंड कहाँ से आ रहा है? कस्टमर के फीडबैक से आ रहा है। सो आई हैव गिवन यू वन एग्जांपल ऑफ सर्विस आल्सो। Similarly, you can say one thing from social media also. सोशल मीडिया बहुत बोलता है, और आजकल तो सोशल मीडिया ही ज्यादा बोल रहा है। हमारा तो टॉपिक ही मार्केटिंग एनालिटिक्स है, तो हम कहाँ से सबसे ज्यादा डेटा ले सकते हैं कस्टमर फीडबैक का भी? सोशल मीडिया से। तो सोशल मीडिया पे वो हैशटैग कोरियन जो ट्रेंड हो रहा है, तो वो के एवरीथिंग इज के फूड, के ब्यूटी, एंड नाउ यू सी एवरी ब्रांड, एवरी अदर ब्रांड जो स्पेशली फेस वॉश या फेस पैक बना रही है, वो कहीं ना कहीं के कुछ भी कोरियन ग्लास स्किन, मतलब वो कीवर्ड्स को लेने की कोशिश कर रहे हैं। सो वो कीवर्ड्स भी कहाँ से आ रहे हैं? अगेन यू कैन से दे आर कमिंग फ्रॉम कस्टमर फीडबैक्स ओनली। तो उसको एनालाइज करो, असेस करो, डिस्ट्रीब्यूट करो, और बिल्कुल मतलब नॉट फ्रॉम द थिंग कि वो बायस्ड तरीके से जाए, उसको एक तरह से पूरा ऑथेंटिकली ऑथेंटिकेट करके उस पे काम करना शुरू करो। देन यू विल हैव मिरेकल्स टू योर ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग। तो एक तो हो गया कस्टमर फीडबैक कैन बी अ सोर्स ऑफ डेटा। फिर दूसरा सोर्स ऑफ डेटा क्या हो सकता है? मार्केट रिसर्च। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सोर्स ऑफ डेटा है, मार्केट की रिसर्च करना, और ये ज्यादा मुश्किल है। सी पहले वाला कस्टमर फीडबैक आसान है, क्योंकि जो कस्टमर दुखी है वो तो वोकल होता ही है। आप नोटिस किया करो, जो लोग कंप्लेन्स करते हैं ना, जनरली वो उस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, दैट्स व्हाई दे आर कंप्लेनिंग, दे आर शेयरिंग देयर फीडबैक, दे आर शेयरिंग देयर सजेशंस। जिन लोगों को प्रॉब्लम नहीं है वो तो कुछ बोल ही नहीं रहे, वो तो कोई फीडबैक देंगे ही नहीं। सो फीडबैक मिलना मेरे हिसाब से आसान होता है, दैट्स अगर आप उसको ट्रैक करना चाहो तो आसानी से कर सकते हो। ये मुश्किल है थोड़ा सा, मार्केट रिसर्च करना मुश्किल है, क्योंकि रिसर्च इज समथिंग जो आप अपने आप से कर रहे हो। देखो फीडबैक तो कस्टमर बोल रहा है, तो कस्टमर इज द पैरेट एंड द पैरेट इज स्पीकिंग फॉर यू, सो दैट इज अ गुड थिंग फॉर यू। बट रिसर्च इज ब्रांड को खुद करना पड़ेगा। सो जस्ट इमेजिन, जैसे आज आप सब इस क्लास में हो, और जस्ट इमेजिन अगर आप लोग पीएचडी करने का सोचते हो। डूइंग पीएचडी इज टफ, नॉट बिकॉज मुश्किल है, मुश्किल इसलिए है बिकॉज स्टार्ट पॉइंट मिलना मुश्किल है। मुश्किल इसलिए नहीं कि जर्नी मुश्किल है, स्टार्ट पॉइंट मिलना मुश्किल है, क्योंकि स्टार्ट पॉइंट आपका खुद का होगा। आप किसी गाइड के पास भी जाओगे, आपको बोलेगा बताओ क्या करना है,
तो वो आपसे पूछेगा आपको क्या करना है। एंड आई थिंक मोर इजी इज जब हमें कोई टास्क दे दिया जाए और हम वो करें। जब हमसे पूछा जाता है ना तुम्हारा क्या ओपिनियन है, तो जनरली सब ना थोड़ा चुप हो जाते हैं, बिकॉज वो स्टार्ट पॉइंट निकालना मुश्किल है। तो मार्केटिंग रिसर्च ज्यादा मुश्किल होगा, मार्केट रिसर्च करना ज्यादा मुश्किल होगा, बिकॉज इसमें ये देखो डेफिनेशन ही है कि सिस्टमैटिकली यू वुड हैव टू कलेक्ट द डेटा एंड एनालाइज द डेटा। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन comes about what should be your systematic data collection for? Should it be for product, price, place, promotion? बहुत कुछ एक्सप्लोर करने के लिए। तो इसीलिए छोटे छोटे रिसर्चेस को आप ब्रेक कर सकते हो। सो यू कैन डू द रिसर्च अबाउट सम मार्केट, यू कैन डू इट अबाउट सम इंडस्ट्री और सम सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब है जैसे टारगेट ऑडियंस के ऊपर कर लिया, इंडस्ट्री जैसे स्पेसिफिक ईवी इंडस्ट्री ले लिया, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ले लिया, वो हो गया। मार्केट इज एक एरिया स्पेसिफिक, लाइक नॉर्दर्न इंडिया रीजन। अच्छा, नॉर्दर्न इंडिया रीजन भी इतना बड़ा हो गया, इतनी स्टेट्स आती हैं। सो दिल्ली में ही सपोज दरियागंज एक एरिया ले लिया, सो दैट कुड आल्सो बी समथिंग। सो मार्केट रिसर्च अगर आप अच्छे से करो तो आपको क्या क्या समझ आता है अबाउट द साइज, ग्रोथ, डायनामिक्स ऑफ द मार्केट, वहाँ अपॉर्चुनिटी क्या है, वहाँ थ्रेट क्या है। सो बहुत लोग इनिशियली ईवीज में जाने से बहुत डरते थे, दैट ईवी में कोई बिजनेस होना है, ईवी विल नॉट सर्वाइव। हाँ, पेट्रोल डीजल के सामने ईवी की गाड़ी क्या ही माइलेज दे देगी। बट देन सम ब्रांड्स जो डेयरिंग थी, उन्होंने इसको एनालाइज किया, एस्पेक्ट को एनालाइज किया, और उन्होंने इनिशियली एक लीवरेज लेने की कोशिश करी, लाइक महिंद्रा, यू कैन से वन थिंग। और अब आप देखो कि महिंद्रा की ईवी कार्स भी कितनी ब्यूटीफुल आती हैं। सो लाइक महिंद्रा, मैं हमेशा महिंद्रा की वो जो गाड़ी देती है ना, BE6 वाली जो गाड़ी है, मुझे हमेशा वो बैटमैन का टैंक याद सा आता है। मतलब मुझे लगता है उसकी शायद इंस्पिरेशन वो बैटमैन मूवी से ली गई है, कि ऐसे उसका बैटमैन का टैंक था और वो उसी फॉर्म में बनाई गई है। एंड समटाइम्स तो ऐसी इतनी बड़ी गाड़ी इन्होंने ईवी में बना दी। मतलब ठीक है, उसका दूसरा वेरिएंट भी होता होगा, बट ईवी में बना के वो डिलीवर करना, एंड कस्टमर्स उसको खरीद भी रहे हैं, दैट इज समथिंग मोर इंटरेस्टिंग। और वही चीज फिर बाद में टाटा ने फॉलो किया, मारुति अब इस लीग को ज्वाइन करा। मारुति इज द लास्ट वन जो इस लीग को ज्वाइन करा। मारुति ने बहुत जल्दी ईवी लीग को ज्वाइन नहीं किया था। उसके पीछे रीजन है कि मारुति को हमेशा लगता था डीजल की गाड़ियां ही उसकी ज्यादा पॉपुलर हैं, पेट्रोल वाली गाड़ियां ही ज्यादा पॉपुलर हैं, क्योंकि मारुति एक बजट फ्रेंडली ऑडियंस के लिए हमेशा प्रोडक्ट्स बनाता था। बट अब मारुति को भी समझ आ रहा है कि ये तो एक अलग डोमेन है कंपटीशन का। यहाँ तो अगर मैं नहीं करूंगा तो मैं आज नहीं तो कल पिछड़ जाऊंगा, क्योंकि या तो कस्टमर्स की वजह से पिछड़ूंगा या सरकार का कोई नियम आ जाएगा, उसकी वजह से पिछड़ूंगा। तो अलग-अलग ब्रांड्स ने फिर मार्केट रिसर्च के थ्रू वो उस डायनामिक्स को समझा, इंडस्ट्री को समझा, अपॉर्च्युनिटीज और थ्रेट्स को समझा। आप रिसर्च कैसे कर सकते हो? प्राइमरी डेटा के थ्रू या सेकेंडरी डेटा के थ्रू, मतलब डायरेक्ट कस्टमर से पूछ के करो, या ऑलरेडी जो आपके पास रिव्यूज वगैरह हैं उसको एनालाइज करो। ऑब्वियसली हर चीज के पीछे आप अपना टाइमिंग, अपना ऑब्जेक्टिव, अपना बजट भी देखोगे। प्राइमरी सोर्सेज ऑफ डेटा के थ्रू आप जब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, तो उसमें आप सर्वेज ले सकते हो, जो अगेन फीडबैक का फॉर्म हो सकता है, इंटरव्यूज, फोकस ग्रुप, एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो। इवन हमारे मार्केटिंग में भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। जब भी हम जनरली एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, हमें हमेशा साइंसेस की याद आती है कि साइंस में ही एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, बट ऐसा नहीं है। साइंस में ही नहीं, इवन इन सोशल साइंस, लाइक मार्केटिंग एक सोशल साइंस है, उसमें भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। कैसे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं? शायद मैंने कभी ब्रांड पढ़ाया हो तो शायद मैंने बताया हो। ब्रांडिंग में जैसे आपने एक ही ब्रांड के 2 एड्स बनाए, तो 50% लोगों को एक एड दिखाओ, 50% लोगों को दूसरा एड दिखाओ, एंड देन ट्राई टू सी दोनों कस्टमर्स में से किसको क्या अच्छा लग रहा है, क्या फ्लेवर आ रहा है उनका, मतलब समथिंग लाइक दैट। ये भी एक एक्सपेरिमेंट ही होता है। एक्सपेरिमेंट इज़ एनीथिंग जो प्रैक्टिकली आप कर सकते हो। लाइक एक बहुत पॉपुलर एग्ज़ाम्पल है मार्केटिंग का, शायद ये तो मैंने डिस्कस किया होगा ब्रांड मैनेजमेंट में। फ्लेवर टेस्टिंग, जिसमें हम ब्लाइंड फ्लेवर टेस्टिंग करते हैं, और इसमें सबसे पॉपुलर एग्जांपल आता है कोक एंड पेप्सी का। तो ये चेक करने के लिए कि कोक है पॉपुलर या पेप्सी पॉपुलर है एक ऑडियंस के बीच में, उनको पिलाओ और ब्लाइंडली पिलाओ, और उनसे पूछो आपने जो ड्रिंक पी वो पेप्सी है या कोक। तो आर इफ दे आर वेरी रेगुलर कस्टमर्स, इफ दे आर वेरी पर्टिकुलर कस्टमर्स, पहचान लेंगे कि ये कोक थी, ये पेप्सी थी। और अगर नहीं तो फिर गड़बड़ होगी। सो उससे एक ब्रांड को पता चल जाता है हाउ स्ट्रॉन्ग द ब्रांड इज इन द मार्केट। और अगर आपको सेकेंडरी डेटा चाहिए, तो सेकेंडरी डेटा के लिए आप गवर्नमेंट रिपोर्ट्स,
पब्लिकेशंस जैसे कुछ भी छपा है, कुछ भी मैगज़ीन्स है, डेटाबेस है। अब डेटाबेस तो इज़ व्हाट मार्केटिंग एनालिटिक्स वाले तो यूज़ करेंगे ही करेंगे। जैसे अमेज़न के ऊपर इतनी ब्रांड्स हैं, इतना प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन है, तो वो उसी का डेटाबेस अगर ले लो, तो वो तो एक आपके लिए अलग ही यूनिवर्स बन जाएगा। वेबसाइट्स हो गई, सो ऑल दोज़ थिंग्स। तो ये हमारा हो गया मार्केट रिसर्च के ऊपर। अब हम आ जाते हैं थर्ड, और कहाँ से आपको डेटा मिल सकता है? कंपैरेटिव एनालिसिस। तो आज की ब्रांड्स जनरली अपने से ज़्यादा इंटरेस्टेड होती हैं अपने कंपैरिटर में। वो क्या कर रहा है? एंड इवन अगर आप अब इसको एक मूवी के एग्ज़ाम्पल से समझा रही हूँ। थ्री इडियट्स का अगर आप एग्ज़ाम्पल लो, तो थ्री इडियट्स के एग्ज़ाम्पल में क्या था? अ, चतुर जो था उसकी स्ट्रैटेजी क्या थी? आई होप आई एम ऑडिबल। मुझे हाँ, ठीक है। ओह सॉरी, मेरा मुझे ऐसा लगा था मेरा फ्रीज़ फ्रेम हो गया, तो मुझे लगा पता नहीं मैं आवाज़ आ रही है, नहीं आ रही। चतुर की स्ट्रैटेजी क्या थी थ्री इडियट्स के अंदर? उसकी स्ट्रैटेजी यही थी, और इवन रैंचो ने ये मूवी में नरेट भी किया है कि उसकी स्ट्रैटेजी सिंपल थी, या तो खुद बहुत अच्छे से पढ़ लो या दूसरों को पढ़ने मत दो। तो उसकी स्ट्रैटेजी यही थी ना, कंपेटिटर का नुकसान करो, क्योंकि या तो खुद जीत जाओ या कंपेटिटर। तो वही वाली बात है, जैसे जस्ट इमेजिन मॉडर्न टाइम्स में खरगोश और रैबिट की सॉरी, खरगोश तो रैबिट ही होता है। खरगोश और कछुए की रेस हो, और खरगोश को पता है या तो मैं खुद बहुत तेज भाग लूं, पर अगर उसको लगता है नहीं यार, अब वो स्टेमिना नहीं रहा, अब मैं थक गया, मेरी मसल्स पुरानी हो गई हैं, नाउ आई कांट रन सो मच, अब आई गिव अप, समथिंग लाइक दैट, अगर उसको कुछ भी लगता है, so what should he do? He should play with like tortoise foods, और मे बी tortoise के रास्ते में वो पिन्स रख दे, मतलब एनीथिंग दैट ही कैन डू कि tortoise ना आगे बढ़ सके, समथिंग लाइक दैट। सो या तो खुद बहुत अच्छे से भाग लो या दूसरों को मत भागने दो, समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे भी हम यही पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि कंपेटिटिव एनालिसिस का मतलब यही है, नो अबाउट योर कंपेटिटिव स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। जो भी आपका कंपेटिटर है उसको अच्छे से इवैल्यूएट करो, उसके साथ अपने आप को कंपेयर करो। सॉरी, कंपेयर किसमें करोगे? प्रोडक्ट्स के ऊपर। जैसे एप्पल और सैमसंग का मैं हमेशा ये एग्जांपल देती हूँ। ठीक है, डायरेक्ट कंपेटिटर्स नहीं है, बट इनडायरेक्ट कंपेटिटर्स हमेशा से रहे हैं। सो क्या, जैसे आप नोटिस करा करो, अगर सैमसंग बोलता है ना दैट आई हैव वर्कड ऑन माय प्रिवेसी, एप्पल भी अपने नेक्स्ट मॉडल जब वो लॉन्च करता है, क्योंकि इनकी टाइमलाइन अलग है। व्हाई आर दे कंपेटिटर्स? इनकी टाइमलाइन बिल्कुल अलग है। तो जनरली एप्पल करता है सितंबर के अराउंड, उसका वो जो एप्पल सेलिब्रेशन डेज होता है, और सैमसंग हमेशा जनरली करता है अपने फ्लैगशिप फोन्स का ड्यूरिंग फरवरी, जनवरी, मार्च, उसके यही 3 महीने रहते हैं। सो ड्यूरिंग दोज 3 मंथ्स कुछ एरर है, या ये मेरे साथ यार, मेरी आवाज़ आ रही है? एम आई ऑडिबल? हाँ, ठीक है। सो ये कुछ स्क्रीन रिलेटेड में भी एरर है। ठीक है, दैट डज़न्ट मैटर्स टू मी। व्हाट मैटर्स इज़ आवाज़ आनी चाहिए। सो प्रोडक्ट्स को कंपेयर करो, लाइक सैमसंग और एप्पल का मैं यही कह रही थी कि वो सैमसंग अगर प्राइवेसी पे बात करता है, एप्पल आ जाएगा सितंबर में उसी चीज़ को लेकर। सैमसंग अगर अपनी स्पीड, रैम, प्रोसेसर की बात करता है, एप्पल अगेन विल टॉक अबाउट समथिंग रिलेटेड टू दैट। सो एक तो हो गया आपका प्रोडक्ट, फिर आ गई आपकी स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी आ सकती है, प्राइस स्ट्रैटेजी भी आ सकती है। लाइक सैमसंग जनरली एक्सचेंज स्ट्रैटेजी देता है, दैट यू एक्सचेंज योर ओल्ड सैमसंग फोन फॉर अ न्यू सैमसंग एंड गेट लाइक some discount or something like that. Similarly, Apple can also say upgrade, Apple upgrade, और बोलने का तरीका अलग है, काम सेम ही हो रहा है। देन यू कैन एनालाइज योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस। अब ऑब्वियस सी बात है, कंपेटिटर है, तो कुछ तो उसने अच्छा किया होगा या कुछ उसने बुरा भी किया होगा। सिमिलरली आपके केस में भी होगा, कुछ आपने अच्छा किया होगा, कुछ आपने बुरा किया होगा। तो एनालाइज कर लो कि उसका अच्छा क्या है, तुम्हारा अच्छा क्या है, उसका बुरा क्या है, तुम्हारा बुरा क्या है, और उस बेसिस पे कहीं बीच में ही डील होती है। सो डील ऐसे भी नहीं होती कि तुम सब कुछ ही अच्छा लेके मार्केट में चले जाओगे या वही सब कुछ अच्छा लेके चला जाएगा, बीच का ही कोई रास्ता निकलेगा। ये सारे एनालिसिस से आपको एक्चुअली में पता चल सकता है मार्केट में कोई गैप है, लाइक उसकी कमी आपका गैप हो सकता है। ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, वो चीज़ जो फॉलो कर रहा है उसके पीछे ट्रेंड क्या है। लाइक आप ये पेप्सी और कोक वाले में देखा करो ना, ये काफ़ी ट्रेंड्स को फॉलो करवाते हैं। ट्रेंड्स को कैसे फॉलो करवाते हैं, लाइक मैंने पेप्सी का तो ये देखा है, जैसे जो मूवी ट्रेंड कर रही होती है ना, उस मूवी के स्टार्स को वो ज़रूर लेना पसंद करता है।
समवेयर और द अदर। लाइक आज ही शायद मैंने देखा था, मे बी वो सैयारा की जो कास्ट के दोनों लीड्स हैं, आन्या अनन्या, पता नहीं क्या नाम है, जो भी नाम है उसका, और जो भी है, दोनों का नाम ए से ही है, व्हाटएवर, सैयारा कास्ट जो है, दोनों मेन लीड्स, वो पेप्सी ने अपने कैंपेन में ले लिए हैं। सो ऑब्वियसली द रीजन इज बिहाइंड, मतलब उनकी एक सक्सेस पॉपुलैरिटी है, अच्छा उन्होंने अपना डेब्यू किया है, तो व्हाई वोंट द ब्रांड वांट देम? सो वो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना, और वो ट्रेंड इसलिए ऑडियंस उनके साथ कनेक्ट करेगी। फिर मार्केट की बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? जैसे मार्केट की बेस्ट प्रैक्टिस में आप, ट्रेंड क्या चल रहा है, जैसे आजकल कूड़ा नहीं मचाना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट नहीं करनी चाहिए, पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए, बिजली का बिल बनाना चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए। सो वो बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या चल रही हैं, उसको आपको समझ आ सकता है, सो उसी को आप अपना एडवांटेज बना सकते हो या अपनी डिफरेंशिएशन बना सकते हो। सो यू कैन डू दैट। अच्छा, सबसे अच्छा कंपेटिटर को समझने के लिए जो टूल चलता है, वो चलता है हमारा स्वॉट एनालिसिस, जिसमें आप अपनी कमियां खामियां भी देखो, मार्केट की भी कमियां खामियां देखो, और अपने कंपेटिटर की भी देख सकते हो। फिर एक पॉटर्स का भी 5 फोर्सेस होता है। सी वी डोंट हैव टू डू इट इन डिटेल, मतलब हमें ये सारे मॉडल्स डिटेल में नहीं करने, बट हाँ, वी आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि हाँ, देयर आर सर्टेन मॉडल, देयर आर सर्टेन टेक्निक्स जिनसे हम ये चीजें कर सकते हैं। सो फीचर मैट्रिक्स है, बेंचमार्किंग है, और बहुत सारी चीजें हैं, और इनको खेल खाल के, मतलब इनको मिक्स मैच करके यू कैन डू दैट थिंग। और आजकल तो सी, एक ज़माना होता था जब ये स्वॉट एनालिसिस भी ना ट्रेडिशनली करना पड़ता था। लाइक वो डब्बा बनाओ, फिर लिखो, फिर डालो। अब तो यू हैव सॉफ्टवेयर्स विद यू एंड यू पुट द डेटा। लाइक आप लोग चैट जीपीटी में क्या करते हो? चैट जीपीटी में वो पीडीएफ अपलोड कर देते हो, और चैट जीपीटी आपको सारा आंसर दे देता है। सो बिकॉज़ इफ यू हैव दैट डेटा विद यू, पूरा स्टॉक ऑफ डेटाबेस विद यू, डेटाबेस को डालो उसके अंदर, किसी सॉफ्टवेयर के अंदर, वो आपको सारा स्वॉट वगैरह सब करके देगा। वो आपके लिए आंसर्स बना के देगा आपको। सो हम मोर इंटरेस्टेड है आंसर साइड पे, क्वेश्चन साइड पे हम इंटरेस्टेड नहीं है। सो दिस इज नॉट टू डिफिकल्ट टू डू, एंड दिस इज हाउ थिंग्स आर वर्किंग इन रियल लाइफ। सो कंपेटिटर से आपको डेटा मिलता है। सो अभी तक हमने 3 देखे, कस्टमर के फीडबैक से डेटा मिल रहा है, मार्केट रिसर्च से डेटा मिल रहा है, और कंपेटिटर से मिल रहा है। चौथा क्या है? बीइंग अ पार्ट ऑफ अ इंडस्ट्री। सी, कंपेटिटर एंड इंडस्ट्री आर डिफरेंट। कंपेटिटर इज जो आपका डायरेक्ट कंपटीशन है। तो डायरेक्ट कंपटीशन जैसे चतुर एंड रेंचो, पर वो चतुर और रेंचो सिर्फ उस कॉलेज के अंदर कॉम्पिटिटर्स थे। दुनिया तो बहुत बड़ी है। चतुर को, अब चतुर ने रेंचो को रोक लिया ना फर्स्ट आने से, अगर जस्ट इमेजिन, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। पर चतुर दूसरे चतुर्स को तो नहीं रोक सकता जो किसी और कॉलेज में, किसी और यूनिवर्स में पढ़ रहे हैं, लाइक अमेरिका में पढ़ रहे हैं। लाइक मे बी वो स्टोरी अगर दिल्ली की थी, फिल्म दिल्ली में ऐसे दिखाया गया था, तो मुंबई के तो वो नहीं रोक पा रहा ना। सो दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से। सो कंपेटिटर इज बिल्कुल डायरेक्ट, जो हमारे साथ बिल्कुल साथ में चल रहा है, बट इंडस्ट्री इज समथिंग अ ब्रॉडर डायमेंशन, अ ब्रॉडर परस्पेक्टिव। सो इंडस्ट्री इज बिग थिंग। तो इंडस्ट्री के अंदर जब हम जाते भी हैं, सो वी टॉक अबाउट बिग थिंग्स, वी डोंट टॉक अबाउट स्मॉल थिंग्स। तो वो बिग थिंग्स क्या होती हैं? बड़ी मछलियों की जैसे हम बात करते हैं। Those big things are economic conditions. So right now world is talking about a industrial crisis, और वो industrial crisis क्यों है? Because of the war. So पेट्रोल डीजल इज अ इंडस्ट्री। अगर उसको कुछ होगा तो सिर्फ पेट्रोल डीजल से ही उसको असर नहीं पड़ेगा, गाड़ियों को असर पड़ेगा, है ना? कंज्यूमर्स को असर पड़ेगा, वो भी उस इंडस्ट्री का एक कंज्यूमर है। मतलब मेनी पीपल विल बी इम्पैक्टेड, लोगों के चूल्हे चौके तक बात आ गई है। सो वॉर हो रही है किसी एक अलग डायमेंशन पे, बट इंडस्ट्री का इम्पैक्ट क्या आ रहा है? हर जगह आ रहा है। So it's not one particular consumer that is being affected, या two consumers being affected जैसे competitors हम बोलते हैं। It's the entire world that is being affected. तो हम inflation की अब बात कर रहे हैं, हम recession की अब बात कर रहे हैं, हम dynamics बिगड़ने की बात कर रहे हैं। So things are not good for just like one or two people. They are bad for entire system. So economic, तो पूरा एक economic perspective आ गया। फिर political जब हम बात करते हैं, अब गवर्नमेंट कोई भी कानून लाती है, कोई भी नियम लाती है, लाइक ऑड एंड इवन होता है। तो odd and even is not something that is affecting only two people. Like Maruti and Mahindra को ही थोड़ा इफेक्ट करेंगे, पूरा इंडस्ट्री को इफेक्ट करेंगे। गाड़ियों वाला जितना इंडस्ट्री है, गाड़ियां भी, स्कूटर भी, और लोग भी। सो अगेन समथिंग पॉलिटिकल, समथिंग सोशल। तो जब ये आप लोगों के टाइम पे खैर नहीं हुआ, दिस इज अ वेरी ओल्ड एग्जांपल। जब मैकडोनल्ड्स का इनिशियल कंट्रोवर्सी हुआ था, दैट मैकडोनल्ड्स इज यूजिंग समथिंग कॉल्ड समथिंग रिलेटेड टू बीफ,
मतलब बीफ इज रिलेटेड टू काउज एंड बफलोज। एंड हमारे यहाँ हमारे मतलब हिंदू धर्म में इनकी पूजा होती है। सो जब इनिशियली मैकडोनल्ड्स आया था और ऐसे खबरें आ गई थी कि मैकडोनल्ड्स इज यूजिंग सर्टेन ऑयल या सर्टेन मैकेनिज्म्स जिसमें कहीं ना कहीं बीफ ऑयल या बीफ मैकेनिज्म यूज हो रहा है, थिंग्स वर लाइक ठीक है, आप बाकी की कंट्रीज में कर सकते हो, मैकडोनल्ड्स में भी यूएसए में कर सकता है ये, बट इंडिया में नहीं कर सकता। तो दैट वाज समथिंग सोशल सेंटिमेंट, क्योंकि ये हमारे धर्म से जुड़ गया। सो सोशल प्रॉब्लम तो अगेन इंडस्ट्री की प्रॉब्लम थी। तो लोगों ने सिर्फ मैकडॉनल्ड्स को ही शक की नजर से नहीं देखा था, मैकडॉनल्ड्स जैसे जो अलग बर्गर्स बनाने वाले थे उनको भी देखा था। बिकॉज देन दैट बिकेम ए एंटायर प्रॉब्लम। वही वाली बात है कि अगर हमें लगता है पेटीएम में कुछ चाइनीज है तो हम गूगल पे में भी शक करेंगे, हम शायद रेजर पे भी शक करेंगे, हर किसी पे हम शक करेंगे, समथिंग लाइक दैट। सो टेक्नोलॉजिकल, तो जब टेक्नोलॉजिकल कोई चेंज आता है, जैसे आप नोटिस करा करो ऐप में कोई बदलाव आया या गवर्नमेंट की तरफ से कोई नोटिस आ जाए कि ये वाला सॉफ्टवेयर बैन करना है, एवरीबडी विल बी इम्पैक्टेड। इन्वायरमेंटल, लीगल, तो इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट्स जो हैं वो ब्रॉडर डोमेन है, आप कह सकते हो ये मैक्रो डोमेन है। आप लोगों ने माइक्रो मैक्रो पढ़ा होगा। सो माइक्रो मैक्रो का यही पर्सपेक्टिव है कि माइक्रो थिंग्स आर कंपेटिटिव लेवल की एंड मैक्रो थिंग्स आर एक पूरे ब्रॉड लेवल की। सो समटाइम्स डीमोनेटाइजेशन एक एग्जांपल था दैट गवर्नमेंट आके बोल गई, लीगल रीजंस थे, पॉलिटिकल रीजंस थे, इकोनॉमिक रीजंस थे, जो भी रीजंस थे, इम्पैक्ट सब पे हुआ। सो ऑल दोज थिंग्स विल मैटर। सो इंडस्ट्रियल एनालिसिस में आप इंडस्ट्री की अट्रैक्टिवनेस देख सकते हो, जैसे अभी आई वाज टॉकिंग अबाउट ईवी। आप इंडस्ट्री की स्टेबिलिटी देख सकते हो कि इंडस्ट्री कितनी स्टेबल है। अब देखो आज भी हम देखा जाए तो वो जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है जैसे कोयला इंडस्ट्री है, स्टेबल तो है ही ना। अब वो स्टेबल क्यों है, मैं उसके पीछे रीजन देती हूँ कि इतने सालों बाद भी फॉसिल फ्यूल्स को हमने बिल्कुल डिस्कार्ड होना कर दिया है। तो इंडस्ट्री जो जितनी पुरानी होगी वो उतनी स्टेबल होगी। जैसे कौन सी इंडस्ट्री स्टेबल नहीं है? yesterday I got an opportunity to see a competition of students, और उस कंपटीशन ऑफ स्टूडेंट्स में ना उनका जो थीम था वो जेप्टो था। मतलब जेप्टो पे उन्हें केस स्टडी दी थी एंड जितने भी वो बच्चे थे ना वो सारे उसी पे केस स्टडी पे मतलब प्रेजेंट कर रहे थे। तो बिकॉज 10 टीम्स वर टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग, तो होता है ना वो दिमाग में बातें रह जाती हैं। तो जेप्टो इंडस्ट्री के मतलब जो बच्चों के फैक्ट्स थे, क्योंकि उनको केस स्टडी मिली थी ना, तो केस स्टडी का फैक्ट यही था कि ज़ेप्टो इज़ आल्सो बर्निंग कैश। सो हमें लगता है ना ये मॉडल बहुत अच्छा है, ये क्विक डिलीवरी वाला, ई-कॉमर्स वाला, बहुत लंबा जाएगा, दूर तक जाएगा। बट बच्चों को तो हमने यही टास्क दिया था कि कंपनी की हालत अभी खराब है और कंपनी बर्न कर रही है कैश, पर ऑर्डर कॉस्ट जनरेट तो कम हो रहा है, लग ज़्यादा रहा है, और कंपनी को क्या करना चाहिए ताकि ये चीज़ें उसके लिए सुधार में आ जाए, मतलब उसके फ़ेवर में हो जाए। सो वही मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ कि अभी हमें क्या लगता है, ब्लिंकिट हो जाए, इंस्टामार्ट हो जाए, ये ज़ेप्टो हो जाए, ये बहुत स्टेबल इंडस्ट्रीज़ हैं। बट आई एम टेलिंग यू ये इतनी स्टेबल नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज़ ये बहुत डिमांड ड्रिवन है। जिस दिन कंज्यूमर्स को शायद इनसे भी कुछ बेटर ऑप्शन मिल जाएगा ना, मतलब घर मंगाने से भी कुछ और बेटर और उनके फायदे का सौदा। अभी तक तो हम ये सोच रहे हैं ना कि घर मंगाना ही द एंड हो गया, खत्म हो जाएगी दुनिया इसके बाद। बट ऐसा नहीं होता। आई एम टेलिंग यू, टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी चीज ही ये है कि वो कभी कांस्टेंट नहीं रहती। लेकिन एक जमाने में हमें लगा था ईमेल आ गया, वाओ क्या हो गया, खत्म, अब दुनिया इसके बाद खत्म। फिर फेसबुक आ गया और अब दुनिया अब खत्म हो गई। फिर इंस्टाग्राम आ गया, ट्विटर बीच में आया था। अब थिंग्स विल कीप ऑन रिवॉल्विंग, आप नहीं कह सकते कि हाँ ये द एंड होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी वो यही चीज की बात कर रहे हैं, स्टेबिलिटी। इंडस्ट्री कितनी स्टेबल है, उसके रिस्क क्या होंगे। अब सबसे बड़ा रिस्क तो इन बेचारी कंपनीज का यही है दैट दे आर बर्निंग कैश। हर ऑर्डर पे सोचने वाली भी बात है। अगर आप उसको थोड़ा सा, चलो ये तो मैंने आपको एक कंपटीशन का एग्जांपल दिया, बट अगर आप थोड़ा सा दिमाग भी लगा के सोचो, तो आप घर बैठे हो, आपको 10 रुपए की कुछ चीज पीनी है, आपने ज़ेप्टो से मंगा ली। अरे! कंपनी का तो पैसा ज़्यादा लगेगा ना, हो सकता है वो आपसे 10 रुपए की चीज़ के लिए 20 लेता हो। पहली बात तो आप 10 की चीज़ के लिए 20 देने में भी कतराओगे। एज़ अ कंज़्यूमर ना आप ये वही ब्रांड प्रेफ़र करोगे जो 10 का 20 नहीं 15 लेता हो, ताकि आपका कम पैसा जाए। बट ओके, दैट्स ओके, वो तो आपका कंज़्यूमर हो आप, भाई भगवान हो आप, माई-बाप हो उनके। बट सोच के तो देखो कंपनी क्या करे, कंपनी पूरा इतना तामझाम खोल के बैठी है। अब वो
₹5 कमा रही है उस ऑर्डर पे, और वो 5 कमा भी नहीं रही है, आई एम टेलिंग यू दैट, क्योंकि उस डिलीवरी वाले को पैसे देने हैं, सैलरी देनी है। वो पूरा माल रखने की कॉस्टिंग होती है, वो रेंट हम अभी दिमाग में नहीं सोच रहे। वो माल मंगाने की कॉस्टिंग होती है। अच्छा, वो जिन-जिन स्टार्स को लेते हैं, ये हार्दिक पांड्या वगैरह, ये कोई फ्री में आके मशहूरियाँ थोड़ा ना कर देते हैं। दे आल्सो टेक सम मनी एंड दे टेक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। सो ये सारी चीज़ें तो हम अपने दिमाग में ₹5 देते वक़्त नहीं सोचते ना। तो कंपनियां नुकसान उठा रही हैं, पर वो क्यों उठा रही हैं? क्योंकि कंपटीशन है। जब तक इनका चल रहा है, जब तक ये रिस्क बर्दाश्त कर रहे हैं, तब तक कर रहे हैं। तब तक हम लोग भी मतलब एक तरह से मजे ले रहे हैं कि हमें ये चीजें सस्ती मिल रही हैं। पर जिस दिन इन लोगों का, बेचारों का पेशेंस चला जाएगा और ये बंद करेंगे, चीजें या तो एक्सपेंसिव हो जाएंगी या हमारे लिए मिलनी बंद हो जाएंगी वैसे। सो वही वाली सिचुएशन है कि यहाँ पे आप क्या परफॉर्म कर सकते हो? आप पेस्टल एनालिसिस कर सकते हो। पेस्टल यही होता है, सारा जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, ये जो सारा कीवर्ड्स है उसका एनालिसिस। पोर्टर्स डायमंड एनालिसिस कर सकते हो। पोर्टर्स एक डायमंड एनालिसिस होता है, डायमंड फ्रेमवर्क बनता है। इंडस्ट्री की लाइफ साइकिल को पढ़ सकते हो कि हर इंडस्ट्री में ना अलग अलग टाइम्स पे बूम, डिप्रेशन, रिसेशन वगैरह सब होता है। तो आपकी इंडस्ट्री में वो कब होगा, कब आएगा, कब मौका है आपके घुसने का, और दैट एनालिसिस यू कैन डू। तो इंडस्ट्री से आपको डेटा मिल सकता है। देन वी कम टू, अब आप कहोगे मैम डेटा एनालिसिस की हम बात करें और डेटा एनालिसिस ही हमें करना चाहिए। सो यहाँ पे बेसिकली दे आर टॉकिंग अबाउट कि अगर आपको ये चारों इंफॉर्मेशंस, लाइक फ्रॉम कस्टमर, फ्रॉम मार्केट, फ्रॉम कंपटीशन, फ्रॉम इंडस्ट्री, अगर आपको ट्रेडिशनल फॉर्म में भी डेटा मिला है, तो अब आपका मार्केटिंग एनालिटिक्स के अंदर रह के पार्ट यही होना चाहिए, मतलब गोल यही होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव यही होना चाहिए, that you transform the data into a model. See, all this technology, all this data, मतलब even if we talk about chat GPT, तो मैंने आपको शायद पहले भी बताया था, चैट जीपीटी के ना डिफरेंट एलएलएम मॉडल्स होते हैं। लाइक अगर मे बी मैं भी चैट जीपीटी खोल के दिखाऊं, तो वो उसमें कहता है वी आर यूजिंग लामा मॉडल 1, लामा मॉडल ए बी, कुछ भी ऐसे अलग अलग मॉडल्स होते हैं। सो बेसिकली मॉडलिंग पे ही ये चलता है, मशीन लर्निंग, ये बिग डेटा सारा जो है ना मॉडलिंग पे ही चलता है। तो वो आपको यही कहने की कोशिश कर रहा है, डेटा जहां मर्जी से ले आओ, बट एट द एंड ऑफ द डे उसको किसी मॉडल में कन्वर्ट करो, ताकि उसमें से इंसाइट निकल सके, कंक्लूजन निकल सके। बिकॉज जितना आप उसको एक टेक ड्रिवन प्रोसेस में डाल दोगे, चाहे वो कस्टमर परफॉर्मेंस हो, प्रोडक्ट परफॉर्मेंस हो, मार्केट का ट्रेंड हो, जितना आप उसको टेक्नोलॉजी साइड पे कन्वर्ट करोगे, उतना आपके लिए क्वेश्चंस एंड आंसर्स पता करना आसान हो जाएगा देन वो ट्रेडिशनल बुद्धि से करना। क्योंकि ट्रेडिशनल बुद्धि से तो जो आप कर रहे हो वो तो आप सदियों से करते आ रहे हो, हम मार्केटिंग एनालिटिक्स कर रहे हैं। तो उसमें आपका फायदा यही है दैट यू यूज डेटाबेसेस, यू यूज सॉफ्टवेयर, यू यूज टूल्स। अब वो टूल्स क्या हो सकता है? जैसे स्प्रेडशीट्स हो गई, डेटाबेसेस हो गए, डैशबोर्ड्स हो गए, विजुअलाइजेशन हो गए, और उसको आप यूज करके डिस्प्ले, ऑर्गेनाइज, मैनिपुलेट कुछ वगैरह कर सकते हो। सो वो सिचुएशन है। ठीक है। सो ये वो वाला पॉइंट है। एंड लास्ट इज नॉट द लीस्ट, मार्केट वैलिडेशन। अब मार्केट वैलिडेशन बेसिकली क्या है? वैलिडेट करना। वैलिडेट करने का मतलब होता है किसी भी चीज को टेस्ट करना। सी डेटा तो आपको बहुत मिल जाएगा। अब जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, ये शायद मैंने लास्ट सब्जेक्ट पढ़ाते हुए भी दिया था, या पता नहीं किसी क्लास को तो दिया था। देयर वाज दिस कॉन्सेप्ट, आई थिंक डेवलप्ड इन थाईलैंड या समथिंग, डिस्पोजेबल स्लीपर्स। तो एक तो होता है स्लीपर्स, एक होता है डिस्पोजेबल स्लीपर्स। सो अगेन, सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है डिस्पोजेबल चप्पल, अब बट देयर इज अ कॉस्ट बिहाइंड इट। सी, डिस्पोजेबल चप्पल जितना सुनने में अट्रैक्टिव है ना, उतना ही उसको प्रैक्टिकली लागू करना मुश्किल है, स्पेशली अगर वो कंट्री है इंडिया जैसी। थाईलैंड मैंने बोल दिया, शायद थाईलैंड में वो फिर भी आसान हो, बिकॉज थाईलैंड टूरिज्म ड्रिवन है। तो वहां समझ आता है कि हाँ, मतलब आप एक ही चप्पल को हर कमरे में बार बार यूज मत करो। टूरिस्ट हैं, वो प्रिवेसी चाहते हैं, सेफ्टी चाहते हैं, हाइजीन चाहते हैं। तो वहां आप चेंज करते रहो हर जगह। जैसे इवन 5 स्टार्स का भी यही कॉन्सेप्ट है, दैट दे हैव दोज डिस्पोजेबल स्लीपर्स। बट अगर आप इसको एज अ मास प्रोडक्ट बनाना चाहो, मास प्रोडक्ट समझते हो, घर घर का प्रोडक्ट बनाना चाहो, तो ये बहुत कॉस्टली है। क्यों बहुत कॉस्टली है? कॉस्टली ये नहीं है कि डिस्पोजेबल चप्पल बनाने की अगर आप वो मैकेनिज्म देखो तो शायद कॉस्ट पर हेड तो बहुत कम आएगी। कॉस्टली इसलिए है, डिस्पोज कहाँ करोगे? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, डिस्पोजेबल चप्पल है ना, तो डिस्पोज तो करना पड़ेगा। एंड इंडिया का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है वेस्ट डिस्पोजल। वेस्ट डिस्पोजल इज अ मेजर प्रॉब्लम इन इंडिया।
सो इट्स नॉट दैट वेस्ट जनरेशन तो प्रॉब्लम है ही नहीं, बिकॉज वी आर तो ऑलरेडी 1.5 बिलियन पीपल, तो वेस्ट जनरेट तो बहुत अच्छे से हम कर रहे हैं, बट उसका डिस्पोज करना है। एंड इफ फ्यू पीपल आर फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली में देखो ना कितना बड़ा इशू है वेस्ट डिस्पोजल का, पहाड़ बने हुए हैं कूड़े के। तो कूड़ा पैदा करना तो आसान है। सो डिस्पोजेबल स्लीपर्स इज नॉट too much a viable idea in a country like India, especially when you talk about masses, when you talk about common आदमी, common man, वो अच्छा आइडिया नहीं है। सिमिलरली आई वाज टॉकिंग यू अबाउट दैट कंपटीशन ना जो कल हुआ था, तो उसमें भी ना किसी ने वही, अब बच्चे होते हैं, बच्चे क्रिएटिविटी चक्कर में ना कुछ भी बोल देते हैं। तो एक टीम ने ऐसे ही बोल दिया दैट जेप्टो को क्या करना चाहिए, ड्रोन्स डिलीवरी करनी चाहिए, बिकॉज जापान में होता है, यूएसए में होता है, तो इंडिया में भी अगर वो ड्रोन डिलीवरी करेगा ना, और वो फिर चौथी कंपनी बन जाएगी दुनिया की, इस वर्ल्ड में, मतलब 3 कंपनियां ही करती हैं, तो चौथी जेप्टो बन जाएगी। अब मैं बेचारे बच्चे का यही सोच रही हूँ कि बच्चे ने बोल तो दिया आइडिया, क्योंकि उसको लगा इनोवेटिव है, बोल देता हूँ, पर इसके पीछे आप प्रैक्टिकली सोचो जरा कितना बड़ा इशू है। क्यों इशू है? इंडिया में ऑलरेडी एक जॉब क्रंच है, मतलब इतना पॉपुलेशन है, हम सबको जॉब नहीं दे सकते। जेप्टो जैसे प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जिन डिलीवरी वर्कर्स को जॉब मिल रही है, आप ड्रोन के थ्रू उनकी भी जॉब छीन रहे हो। मैं ये नहीं कह रही उनकी जॉब बहुत अच्छी है, जैसे वो टाटा बिरला हो गए, टाटा बिरला की बात नहीं है, बात एटलीस्ट खुद कुछ कर रहे हैं, खुद कुछ कमा तो रहे हैं ना। मैं कहती हूँ दिन का 500 रुपए ही बनाते हो अगर डिलीवरी करके, तो भी एटलीस्ट घर खाली हाथ तो नहीं जा रहे ना। अब ये भी तुम ड्रोन से करवाओगे, तो इंडिया में तो एक और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा अनएम्प्लॉयमेंट का। सो नॉट एवरी, एंड दिस इज व्हाई वी नीड वैलिडेशन। नॉट एवरी आइडिया जो आप पाते हो उसको टेस्ट करने पे वो आइडिया सही पाया जाता है। सो आप जो भी आइडिया सोच रहे हो, जो भी डेटा आप लेकर आ रहे हो, उसको आप वैलिडेट करो फ्रॉम द प्रोडक्ट एंगल कि उसका आइडिया कितना अच्छा है, फ्रॉम द कॉन्सेप्ट एंगल उसका कॉन्सेप्ट कितना अच्छा है, फ्रॉम द प्रोटोटाइप, फ्रॉम द टारगेट ऑडियंस, हर नजरिए से सोचो, फ्रॉम द स्टेक होल्डर्स। तो अभी हम कूड़ा वाली जो बात कर रहे थे, कूड़ा वाली बात, आइडिया शायद बहुत अच्छा हो, प्रोटोटाइप भी बन जाए, टारगेट ऑडियंस भी बड़ी खुश हो रही है कि हर बार नई चप्पल मिल रही है, बट स्टेक होल्डर्स, इंसान जो पूरा एक कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी का तो बहुत बड़ा नुकसान है, इतना कूड़ा आप फैलाओगे। सो यू वुड हैव टू टेस्ट फॉर द फीजिबिलिटी, डिजायरेबिलिटी, वायबिलिटी, हर चीज चेक करनी पड़ेगी आपको। बीटा टेस्टिंग, अल्फा टेस्टिंग, गामा टेस्टिंग, बहुत टाइप की टेस्टिंग होती है, बहुत सारे प्रोटोटाइप्स बनते हैं, तो ऐसे कोई प्रोडक्ट नहीं बन जाता, ऐसे कोई प्रोडक्ट मार्केट में नहीं आता है, ये तो मान के चलो। और ये आपको पता है रिसेंट एजेस में आप ये विजुअलाइज भी कर सकते हो कि गाड़ियों के अंदर ना ये चीज बहुत विजुअलाइज होने लगी है, कि गाड़ियों में ना दे हैव स्टार्टेड इंक्लूडिंग समथिंग कॉल्ड सेफ्टी टेस्ट। अब ना गाड़ियों के एड्स में वो दिखाते हैं कि हमारी गाड़ी कितनी सेफ है। तो वो सेफ्टी टेस्ट का मतलब क्या है? सेफ्टी टेस्ट का मतलब ये है ना कि उन्होंने गाड़ी को किसी एक्सीडेंटल जगह में ऐसे डाला होगा, और फिर देखा होगा कितने धक्के लगते हैं, कितने डेंट लगते हैं, और जितने वो बचा रही है, जैसे टाटा मोटर अगर कह रही है कि मेरे एयर बैग्स अच्छे हैं, तो वो प्रोटोटाइप्स के ऊपर ही हुआ है भाई। तो ऐसे गाड़ी की कोई एक मॉडल नहीं आ जाता, उसके कितने वर्जन्स बनते हैं, एंड बहुत बड़ी जर्नी है मतलब वो। सो उस जर्नी को करना इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ डेटा एनालिसिस, डेटा कलेक्शन ओनली। सो उसी से आपको पता चल सकता है दैट आप कितने पानी में हो। सो ये कुछ हमने बेसिक सोर्सेस की हैं डेटा के, एक बार रिवाइज, मतलब एक बार दोबारा नजर मार लेते हैं। सो वी हैव डन 6 सोर्सेस, कहाँ से हमें मिल सकता है। सो वन इज कस्टमर फीडबैक, देयर प्रॉब्लम्स, देयर ओपिनियंस। मार्केटिंग रिसर्च अगर आप अपने आप से करना शुरू करते हो, देन यू हैव कंपेटिटर एनालिसिस, देन यू हैव इंडस्ट्रियल एनालिसिस। फाइनली डेटा का एनालिसिस करो, मतलब एवरीथिंग जो ट्रेडिशनल में मिल रहा है उसको डेटा में कन्वर्ट करो, एंड देन यू कैन डू विद द मार्केट वैलिडेशन एंड यू कैन गो हेड। सो दिस वाज सेकंड लास्ट टॉपिक, एंड लास्ट टॉपिक जो है वो बड़ा जनरल सा है। दैट टॉपिक इज, इसको हम जनरली ना यूनिट 4 में भी थोड़ा सा मतलब लूप में लेंगे। दैट टॉपिक इज बिग डेटा एंड मार्केटिंग एनालिटिक्स, मतलब अब जो बिग डेटा चल रहा है और मार्केटिंग एनालिटिक्स है, क्या फ्यूचर है या क्या पर्सपेक्टिव है। तो इसको मैंने बहुत ज़्यादा यहाँ पे अभी डिटेल में नहीं लिया है, मैंने इसको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के साथ थोड़ा सा लिंक किया है। हमने थोड़ी सी प्रॉब्लम्स पहले भी देखी हैं, लाइक क्वालिटी ऑफ डेटा, क्वांटिटी ऑफ डेटा, बेसिक प्रॉब्लम्स हम देख चुके हैं। अब थोड़ा सा हम इंडस्ट्रियल रिलेटेड प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। तो एक प्रॉब्लम हमारी क्या होती है जब भी हम ये बिग डेटा या मशीन लर्निंग वगैरह की बात करते हैं, इनसफिशिएंट एंटरप्राइज इंटेलिजेंट मैनेजमेंट। इसका बेसिकली टेक्निकल वर्ड तुम्हें लग रहा होगा, बट इट्स नॉट टू टेक्निकल, इट्स अ वेरी बेसिक टर्म कि हर कंपनी के अंदर देयर इज नो डिपार्टमेंट जो इंटेलिजेंट डिपार्टमेंट हो। सो इनसफिशिएंट का मतलब यही है
आज भी कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जो हम जैसे बात कर रहे हैं ना, एआई आएगा, सबकी जॉब ले जाएगा। बट आई एम टेलिंग यू, अभी भी बहुत कंपनीज़ हैं जो इन सब चीज़ों पे अभी भी रिलाय नहीं कर रही हैं। और उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न यही है, कॉस्टिंग। मतलब कहना बहुत आसान है, गेट अ मॉडल एंड द मॉडल विल डू सारा एचआर का काम। बट वो जो मॉडल होगा, जो पूरे एचआर डिपार्टमेंट को रिप्लेस करेगा, वो मॉडल बहुत महँगा होगा। क्योंकि वही मॉडल सारे सीवीज़ को स्क्रूट करेगा, उसमें से कीवर्ड्स फ़िल्टर करेगा, फिर इंटरव्यूज़ भी वही करेगा, फिर वो डेली टू डेली सैलरी भी वही बनाएगा। क्या आपको क्या लगता है, वो एक एप्पल फ़ोन के डिवाइस की कॉस्ट में आ जाएगा? ₹1,00,000 का आ जाएगा, ₹2,00,000 का आ जाएगा? अरे! मोटा इन्वेस्टमेंट लगेगा, और वो भी इन्वेस्टमेंट लगेगा आपकी कंपनी के अकॉर्डिंग। आपकी कंपनी का स्केल क्या है, साइज़ क्या है, हाउ थिंग्स वर्क इन योर कंपनी। सो दैट्स मतलब बहुत इंटेंसिव, पैसा इंटेंसिव है। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो हर कंपनी को अपनी दिखती है, दैट इज़ हर जगह इंटेलिजेंट मैनेजमेंट नहीं है, इनसफिशिएंट है। बेसिक चैट जीपीटी हर कंपनी के पास होगा क्योंकि वो तो फ्री है। बेसिक चैट जीपीटी तो देखो, अब जो बेसिक चैट जीपीटी है वो तो आपके लिए भी फ्री है, मेरे लिए भी फ्री है, XYZ कंपनी के लिए भी फ्री है। उसको हम नहीं कह सकते हाई टेक एआई मॉडल। वो तो बेसिक है, वो हर इंसान को मिल रहा है। तो बट द पॉइंट इज़ जो हाई मतलब जो कह रहा है ना वो इंडस्ट्री की जॉब खा जाएगा, एंड दैट इज़ व्हाई आप नोटिस करा करो जो ले-ऑफ्स की आपको खबरें आ रही हैं, वो ले-ऑफ्स की खबरें आपको आती है बिग कंपनीज़ की। ओरेकल सॉफ्टवेयर डेवलपर है, माइक्रोसॉफ्ट बिग कंपनी, टेक जायंट, गूगल, अरे इनके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है। बट आई एम टॉकिंग अबाउट दिल्ली के अंदर छोटे से चांदनी चौक के अंदर एक छोटी सी आईटी कंपनी, वो कहाँ से ये सब करेगी? उसके पास तो नहीं है ना। सो एक तो हो गया पूरा यूनिवर्स, यूनिवर्स के अंदर हो गया इंडिया, इंडिया में हो गई फिर दिल्ली, दिल्ली के अंदर भी फिर एक चांदनी चौक, और चांदनी चौक की किसी गली के अंदर वो जो सॉफ्टवेयर कंपनी है। Not possible. So not every company is having that data intelligence का mechanism. So that's a practical challenge जो रहेगा जब तक ये accessible पूरा नहीं हो जाता। फिर एक और प्रॉब्लम क्या है? ये भी एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। Corporate managers pay insufficient attention to the value of big data. See, ये तो मैंने बोल दिया कि उस छोटी सी चांदनी चौक वाली कंपनी के पास सॉफ्टवेयर नहीं है, मतलब डिवाइस नहीं है, मैकेनिज्म नहीं है, बट उसके पास दिमाग है। वो डेटा तो जनरेट कर रहा है ना, पर वो उस डेटा को उतनी अहमियत नहीं दे रहा। सी वो छोटी छोटी कंपनीज जो खारी बावली वगैरह में बैठी है ना, यू गो टू समटाइम्स यू गो टू सदर बाजार, समटाइम्स यू गो टू खारी बावली, ये आई एम टेकिंग दीज नेम्स बिकॉज ये दिल्ली के ना गढ़ मार्केट्स है, होलसेल गढ़ मार्केट्स है। ये दुकानदारों के पास हो सकता है लैपटॉप्स भी ना हो, ये सारा कैश में ही बिजनेस करते हो, बट इनके पास जो कस्टमर आता है वो ऑल ओवर इंडिया से आता है। सो जैसे चांदनी चौक है, सदर बाजार है, यहाँ सिर्फ चांदनी चौक का या सदर बाजार का कस्टमर नहीं आता, बिहार का कस्टमर आ रहा है। व्हाट इज दिस? जब वो बिहार का कस्टमर आएगा, वो अपनी कोई डिमांड लेके आएगा, डेटा तो दे रहा है ना इनको, बट वो बेचारे इस डेटा की अहमियत को नहीं समझ पा रहे। हो सकता है उनके जो सेकंड जनरेशन्स हो ना, जैसे वो दादाजी, पापा जी की दुकान है, वो नहीं समझ पा रहे। बट जो अब बच्चे शायद उनमें जुड़े ना, जैसे आप में से कोई एमबीए करके वहाँ बिज़नेस सँभालने जाए, वो शायद समझ सकता है कि हाँ, इस डेटा की कीमत है। सो उनके यहाँ आने को ही रोक दूँ, ऑनलाइन कर दूँ चीज़ों को, ताकि वो बेचारा यहाँ हर बार महीने में आके ट्रांज़ैक्शन ना करे, एक ही बार आए, आए ही ना, ऑनलाइन ही ट्रांज़ैक्शन भी कर दे। नाउ यू सी, तो वो लोग इस चीज को इम्पोर्टेंस नहीं दे पा रहे, मतलब चीज बहुत काम की है, बट दे आर नॉट एबल टू वैल्यू इट टू दैट लेवल। तो वो यही पॉइंट को समझाने की कोशिश कर रहा है कि बहुत सारी कंपनीज में तो बिग डेटा जो जनरेट हो रहा है या डेटा जो जनरेट हो रहा है उस पर इतनी वैल्यू या अटेंशन ही नहीं दी जा रही। तो वो भी एक चैलेंज है कि आप वही वाली चीज है कि आप अपने घर की ही खेती को पहचान नहीं पा रहे हो। और फिर एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है विच इज प्रोफेशनल टैलेंट्स। सो एक्चुअली में कंपनी को क्या चाहिए, आपको क्या आता है, वो जो गैप रह जाता है वो गैप शायद कभी पूरा हो ही नहीं पा रहा, क्योंकि उस गैप के अंदर वो प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स की कमी कहीं ना कहीं आ रही है। सो वो पर्सनल जो है, लोग जो हैं जो काम करेंगे, उनकी डिग्रीज जो हैं,
वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लेक्यूना चल रहा है। तो दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। तो ये कुछ प्रैक्टिकल चैलेंजेस हैं जो मैंने कहा चलो आज की क्लास में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। बाकी ये जो टॉपिक है ना, दैट प्रॉब्लम्स ऑफ बिग डेटा एंड डेटा एनालिसिस या मार्केटिंग एनालिटिक्स या बिग डेटा एंड एआई, दिस इज नॉट समथिंग जो मतलब हम कह सकते हैं एक ही यूनिट का पार्ट है, क्योंकि ये आप एक ब्लेंडेड टॉपिक पढ़ रहे हो मार्केटिंग एनालिटिक्स, और मार्केटिंग एनालिटिक्स में है ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, टेक्नोलॉजी। तो ये आप हर जगह कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम देखोगे। दैट्स वाई मैं कह रही हूँ इसी टॉपिक को हम लूप में उठाएंगे यूनिट 4 के अंदर भी, और वहां पे भी इसको ब्रिज करने की कोशिश करेंगे। सो इट्स अ जनरल टॉपिक, हम इसको अभी ओपन एंडेड छोड़ रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही हमने क्लोज कर दिया। सो वैसे ही यूनिट 1 क्लोज हो गई है, बट ये टॉपिक जनरल डिस्कशन का पार्ट है। सी, हम जर्नी कर रहे हैं, आज हम कहाँ बैठे हैं, आज हम बैठे हैं अप्रैल के अंदर। हो सकता है मई में कुछ धमाका हो जाए इस फील्ड से रिलेटेड ही, तो वो हमारा एक चैलेंज बन जाएगा। सो आई एम कीपिंग इट एज अ ओपन एंडेड थिंग कि हम इसको आगे भी डिस्कस कर सकते हैं। ओके, so on that note, now we are through with unit 1 and now we are beginning our unit 2। and unit 2 का जो हमारा first topic है, तो अब हम मूव करते हैं इंट्रोडक्शन से एंड अब थोड़ा सा स्पेसिफिक्स की तरफ जाते हैं। सो व्हाट इज द स्पेसिफिक टॉपिक ऑफ यूनिट 2 जो हम आज शुरू करने वाले हैं, विच इज प्रोडक्ट एनालिटिक्स। तो अब हम प्रोडक्ट एनालिटिक्स की बात करते हैं। क्या होता है प्रोडक्ट एनालिटिक्स, क्या इसमें हम पढ़ेंगे, क्या डिस्कवर करेंगे। सो विल स्टार्ट दैट। सो इंट्रोडक्शन वही है, प्रोडक्ट एनालिटिक्स आज एक इम्पॉर्टेंट टूल बन गया है, क्योंकि अगर आप कस्टमर एक्सपीरियंस के हिसाब से प्रोडक्ट्स बनाओ तो आपका फीडबैक रिस्पॉन्स सब बहुत अच्छा आता है। सो अब हम देखते हैं कॉम्प्रिहेंसिवली प्रोडक्ट एनालिटिक्स क्या है, मीनिंग से शुरू करते हैं और इसके आगे फिर डिस्कशन को बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले लेट्स डिस्कस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट एनालिटिक्स। सो आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, जब मैंने इंट्रोडक्शन क्लास ली थी, दैट मार्केटिंग एनालिटिक्स में आप पढ़ोगे सारा मार्केटिंग का ही, लाइक मार्केटिंग के 4 Ps। सो प्रोडक्ट पढ़ोगे, प्राइसिंग पढ़ोगे, प्लेस पढ़ोगे, प्रमोशन पढ़ोगे, वो सब रहेगा। बट उसको हर चीज को करने का नजरिया बदल जाएगा, दैट यू विल बी डूइंग इट विद सर्टेन टेक्नोलॉजी, डेटा एंड ऑल दोस थिंग्स। सो उसमें हम सबसे पहले देखते हैं प्रोडक्ट एनालिटिक्स में हमारा क्या है। प्रोडक्ट एनालिटिक्स इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग, एग्जामिनिंग एंड इंटरप्रेटिंग डेटा। सो क्या करना है प्रोडक्ट एनालिटिक्स के अंदर, कलेक्ट करो, लेकर आओ, एग्जामिन करो, चीजों का डायसेक्शन करो, इंटरप्रेट करो। सो अगेन यू सी डेटा और टेक्नोलॉजी, डेटा कहीं ना कहीं वही आ रहा है। तो डेटा कलेक्ट करो, उसको एग्जामिन करो, उसमें इंस्पेक्शन करो और फिर लास्ट में उसमें से मीनिंग्स निकालो फ्रॉम द यूजर इंटरेक्शंस विद द प्रोडक्ट और सर्विस। जो यूजर इंटरैक्ट कर रहा है प्रोडक्ट के साथ, सर्विस के साथ। और अगर आप सच में नोटिस करो ना, तो आई थिंक ये डेली बेसिस पे हो रहा है आपके साथ। लाइक आप यूट्यूब पे जाते हो या आप ओपन गूगल पे भी चले जाओ, आप ओपन गूगल पे ना कुछ ढूंढते हो। लाइक आई गिव यू माई एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल। कल जो हुआ मेरे साथ, हुआ क्या, somebody in my family wanted to send some cake and flowers to somebody। मतलब एक लूप थी, किसी को भेजना था और रात के 12 बजे ही भेजना था ना। मतलब एवरीबॉडी नोज गिफ्टिंग साइट्स हैं, फर्न्स एंड पेटल्स है, आईजीपी है। बट देन उसका ना कुछ ग्लिच आ रहा था, ऑर्डर क्लिक नहीं हो रहा था या पता नहीं कुछ टाइम लैग आ रहा था, मतलब वो जिस टाइम पे भेजना चाहते थे उस टाइम पे नहीं हो रहा था। एंड ऑब्वियसली बात है, जब फिर एक फैमिली मेंबर परेशान हो जाता है तो सारे लोग लग जाते हैं ना, जुड़ जाते हैं उसकी मदद करने में। दिस इज व्हाट वी ऑल आर एज अ फैमिली। एंड दैट व्हाट हैपेंड कि वो परेशान थे, तो मैंने कहा चलो आई विल हेल्प यू। मैं अपने फोन में ढूंढने लगी। अब मैंने दुनिया जहान के वो फर्न्स एंड पेटल के ऑप्शंस ढूंढे होंगे, और ब्लूम्स विला करके मैंने ढूंढा, आईजीपी ढूंढा। एंड हुआ क्या, सुबह आए वोक अप एंड मेरी आदत है अपना नॉर्मल गूगल फीड वगैरह देखने की। अरे भाई इतने इनके एड्स, फर्न्स एंड पेटल, हैप्पी एनिवर्सरी गिफ्ट ले लो, हैप्पी बर्थडे गिफ्ट ले लो। इतना इतना आई वाज लाइक, मतलब मतलब मैंने अपनी लाइफ में कभी इतने फ्लावर्स नहीं देखे जितने उसने मुझे उस गूगल फीड के थ्रू मतलब उन्होंने दिखा दिए। अच्छा फिर गूगल तो चलो छोड़ो, मैं परेशान हो गई, मैं कब न्यूज नहीं भी पढ़ते, अभी कुछ और करते हैं। 1 घंटे बाद जब यूट्यूब खोला, यूट्यूब में भी पहला ऐड यही आ रहा है, इफ इट इज योर एनिवर्सरी हैव दिस हैव दैट। ओ भाई साहब, मैंने कहा अब ये तो गड़बड़ हो गई, सर्च ही नहीं करना चाहिए था इनको। तो दैट वाज माय मतलब एज अ मतलब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मैं बता रही हूँ। एंड हाउ दिस केम फ्रॉम, दिस अगेन केम फ्रॉम यूजर इंटरेक्शंस विद द प्रोडक्ट और सर्विस। तो क्योंकि मैं बार बार जा रही थी, वो ऐड टू कार्ट कर रही थी, मैं बार बार वो मतलब
कैश पेमेंट तक के उस पे जा रही थी कि मतलब उनकी जो प्रॉब्लम है एटलीस्ट मैं उसको रियल टाइम बेसिस पे आइडेंटिफाई कर पाऊँ। तो बिकॉज़ मैंने इतने स्टेप्स लिए ना, तो आई थिंक दे आल्सो आइडेंटिफाइड मी एज़ अ कस्टमर। The interactions, you see, interactions with the product and service, so they identified me as a customer, and that's why they were actually throwing me with all those things. So I think this is very common that आपके साथ भी कभी ना कभी हुआ होगा। गलती से कोई प्रोडक्ट देख लिया, एंड समटाइम्स इट हैपेंस आप सिर्फ गलती से ही देखते हो। यू डोंट फील लाइक बाइंग, बट यस यू फील लाइक एक्सप्लोरिंग। बिकॉज एटलीस्ट हम मॉल में जाते हैं तो मॉल में देखो 1000 दुकानें होती हैं, 1000 दुकानों से तो ना सामान लेकर आते हैं। बट यस यू फील लाइक विंडो शॉपिंग, यू फील लाइक एक्सप्लोरिंग, यू फील लाइक आस्किंग अबाउट द प्रोडक्ट। वही मेरे साथ भी था कि लेट मी सी कि एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। सो आई वाज डूइंग इट इन अ वेरी हेल्पिंग मतलब इंटेंशन, बट वो मेरे ऊपर ही बैकफायर हो गया। बट या आई फेल्ट लाइक ठीक है, वो मेरे ऊपर बैकफायर हुआ, बट अभी मैं इस क्लास में जब आपके साथ ये डिस्कस कर रही हूँ, तो मुझे फिर रियलाइज़ हो रहा है कि दोज़ कंपनीज़ आर यूजिंग गुड मार्केटिंग एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर्स। दैट्स व्हाई दे आर एबल टू डू दैट ना। अगर वो भी बहुत छोटू-छोटू सा कुछ बेसिक सा सॉफ्टवेयर कर रहे होते, तो उन्हें कभी पता ही नहीं चलता दैट हाँ, मैं भी एक टारगेट कस्टमर हो सकती हूँ। सो उन मेरे को एज़ अ कस्टमर प्रॉब्लम हुई, बट एज़ अ टीचर आई वाज़ लाइक हैप्पी कि हाँ, हम जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो रियल लाइफ में ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ना, तभी ये दिख रहा है। और फर्न्स एंड पेटल हो या ये जैसे आईजीपी हो, ये कोई अमेज़न जैसी कंपनीज़ नहीं है। दे आर नॉट लाइक टेक जायंट्स। ये तो बहुत छोटी-छोटी स्मॉल वेंचर टाइप कंपनीज़ हैं, जो इतनी अभी बड़ी नहीं हुई हैं। मतलब टू बी ग्लोबल अभी इनके लिए बहुत काम बाकी है। बट इफ दे आर स्टिल एबल टू डू दिस थिंग इन अ वेरी गुड मैनर, दैट मीन्स उनके मार्केटिंग एनालिटिक्स का जो स्क्रू वगैरह है, सब टाइट है। This is what my point is. So it helps and it plays a very important role in understanding the user behavior, उसका engagement, and जो product teams हैं उसी so यहाँ पे definition continue है, and providing the product teams with some valuable insights to form the design decisions या product making decisions, ताकि product का performance बहुत optimize हो सके या बहुत best हो सके। So कुछ tools हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। सो वी हैव लाइक एट्रीब्यूशन एनालिसिस, फनल मैपिंग, ये अभी हम धीरे-धीरे मतलब एक्सप्लोर करेंगे इस यूनिट के अंदर। हो सकता है इफ वी डू नॉट डू दीज़ थिंग्स टुडे, देन वी विल डू इट इन द नेक्स्ट क्लास। तो आज हम एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं, देन वी विल टेक अप दीज़ थिंग्स कि ये फनल मैपिंग क्या होता है, कोहॉर्ट एनालिसिस क्या है, चर्न एनालिसिस क्या है, एट्रीब्यूशन क्या है, ए एंड बी टेस्टिंग क्या है, ऑल दोज़ थिंग्स। मतलब ये डिफरेंट टूल्स हैं जो प्रोडक्ट एनालिटिक्स के लिए हमें हेल्प करते हैं। सो अगर हम इन टूल्स को अप्लाई करें, आई रीड इट फ्रॉम हियर, अगर हम इन टूल्स को अप्लाई करें तो बिजनेस अच्छा प्रोडक्ट डिजाइन कर सकता है। प्रोडक्ट डिजाइनिंग के लिए जो उसको नॉलेज चाहिए, ज्ञान चाहिए, उसे वो मिल सकता है। उसे कस्टमर्स के बारे में समझ आ सकता है कि वो क्या यूज करता है, क्या नहीं करता। एक्शंस ले सकता है। सो इट्स बेसिकली यू कैन क्रिएट मोर एंगेजिंग एंड इफेक्टिव प्रोडक्ट्स जो कहीं ना कहीं यूजर प्रेफरेंसेस को मैच करेगा। सो इफ इट्स ऑल अबाउट मीटिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन, तो आप एक बेस्ट प्रोडक्ट बनाओगे जो उनकी सेटिस्फैक्शन को हिट करेगा, मैच करेगा। सो अब प्रोडक्ट एनालिटिक्स की अगर हम वैल्यू की बात करें, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या वैल्यू है इसका, सो इट्स अ इनवैल्यूएबल टूल। क्यों इनवैल्यूएबल है? बिकॉज वो सिर्फ प्रोडक्ट की क्वालिटी ही नहीं, यूजर के एक्सपीरियंस को भी बेस्ट बनाता है। सो स्पेशली अगर आज के हम टाइम पे बात करें, तो इट्स ऑल अबाउट यूजर एक्सपीरियंस। जैसे अब व्हाट्सएप देखो ना, व्हाट्सएप सिर्फ चैट पे नहीं रुका। यूजर एक्सपीरियंस की ही मैं बात कर रही हूँ, व्हाट्सएप सिर्फ चैट पे नहीं रुका। व्हेन इट स्टार्टेड विद द ओनली थिंग व्हाट्सएप। मतलब व्हाट्सएप जैसे हम बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में, हाय व्हाट्सएप। तो वहीं से शुरू हुआ कि आप किसी को मैसेज करो और मैसेज आ जाएगा, और उसका सिंपल सा एक पर्सपेक्टिव था कि पैसे नहीं देने पड़ेंगे। लाइक अगर आप नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज करते थे ना, तो टेक्स्ट मैसेज में एक तो टाइमिंग लगता था, दैट इंस्टेंट नहीं होता था, आपको पता नहीं चलता था सामने वाले ने पढ़ लिया नहीं पढ़ लिया। वो एक प्रॉब्लम था। दूसरा प्रॉब्लम था, एवरी टेक्स्ट मैसेज का कॉस्ट होता था, 1 रुपी, 2 रुपी उस टाइम के हिसाब से। तो व्हाट्सएप ने इसको अल्टरनेटिव दिया दैट यू ओनली नीड इंटरनेट एंड यू कैन इंस्टेंटली चैट, और आपको ये भी पता चल जाएगा सामने वाले ने पढ़ लिया, नहीं पढ़ लिया। बट वो यहाँ रुका नहीं। इट इंक्लूडेड फोटोज़, इट इंक्लूडेड डॉक्यूमेंट्स, देन इट केम आल्सो विद पे ऑप्शंस। तो अब तो आप पैसा भी भेज सकते हो। यू कैन डू बिज़नेस, व्हाट्सएप फॉर बिज़नेस।
So what is all this? This is exactly that you are improving user experience, you are making the user experience better day by day, things by things, and you are actually making it valuable for the user, profitable for the company, but valuable for the users. So जो भी आप करोगे वो आप ही के competitive advantage के लिए आपको यूज होके मिलेगा, फायदा होके मिलेगा. सो प्रोडक्ट एनालिटिक्स के अंदर आप डेटा टीम्स के साथ मिलके डेटा को मॉनिटर कर सकते हो, मतलब देख सकते हो, विजुअलाइज चार्ट्स वगैरह बना सकते हो, एंड यूजर एंगेजमेंट के बिहेवियर को भी असेस कर सकते हो. सो अगर आप एक डेटा ड्रिवन कल्चर, दिस इज अच्छा पैराग्राफ है ये, आई थिंक आगे कंटिन्यू हो रहा है. हाँ, आगे कंटिन्यू हो रहा है. सो ये रहा. सो बाय अडॉप्टिंग अ डेटा ड्रिवन कंपनी कल्चर, मतलब एक कंपनी का कल्चर बना दो जिसमें डेटा के साथ सारा काम होगा. बिजनेसेस अपने कस्टमर्स को तो मतलब समझेंगी समझेंगी, साथ में कस्टमर इंटरेक्शंस को भी समझेंगी. वो कस्टमर्स को बेटर सेटिस्फाई कर पाएंगी, और उसी से जो आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, लॉन्ग टर्म लॉयल्टी का प्रॉब्लम है, रिपीट बिजनेस का प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम सॉल्व होगा. So once you start making data as a decision making tool, तो उससे आपको रिपीट बिजनेस आएगा. और वही आज का एक सबसे बड़ा चैलेंज है. जब भी हमने, जैसे लास्ट टाइम पे भी हमने ब्रांड मैनेजमेंट में भी देखा था, दिस टाइम वी आर डूइंग इट इन मार्केटिंग एनालिटिक्स. मार्केटिंग का एक बड़ा चैलेंज ये रहता है टू गेट द कस्टमर्स बैक टू योर सेल्फ. सो यू हैव अ कस्टमर ट्राई अ प्रोडक्ट वंस, बट कोई गारंटी नहीं है दैट वो वापस आएगा नहीं आएगा. बट इफ यू यूज डेटा, मतलब इस कस्टमर ने ये प्रोडक्ट लेने के लिए क्या ट्रिगर यूज किया था, कोई इंग्रेडिएंट यूज किया था, कोई प्रमोशनल टेक्टिक यूज किया था, प्रोडक्ट रिलेटेड टेक्टिक यूज किया था, इंग्रेडिएंट रिलेटेड, प्राइस रिलेटेड, कुछ भी. अगर आपको वो कीवर्ड मिल जाए ना, तो आप कस्टमर को फिर उसी तरीके से पकड़ोगे. मतलब आप रैदर देन आप इसको समझने की कोशिश करो. जैसे सपोज करो प्राइस ही ट्रिगर था, तो इट्स नॉट कि आप हर कस्टमर को वो 50% डिस्काउंट दोगे. हो सकता है किसी एक के लिए प्राइस हो, पर दूसरे के लिए शायद क्वालिटी हो. तो आप क्वालिटी वाले को क्वालिटी अश्योरेंसेस दोगे, प्राइस वाले को प्राइस टेम्पटेशंस दोगे, ताकि सेम टाइप ऑफ कस्टमर सेम तरीके से वापस आए. इट शुड नॉट बी अ ब्लैंकेट थिंग फॉर एवरीबॉडी. सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. सो ये एक बहुत अच्छा, मतलब वैल्यूएबल थिंग है. मेट्रिक्स आ गए इसके, अभी आ तो गए वैसे, सारे नहीं है, कुछ मेट्रिक्स हैं. चलो मैं मेट्रिक्स को लास्ट में उठाती हूँ. लेट मी यूज दीज मेट्रिक्स एट द एंड, अगर टाइम बचता है वो. बिकॉज मेट्रिक्स इज समथिंग जो, मतलब ना, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है. इसको डिस्कस कर सकते हैं. पहले बाकी टॉपिक्स देख लेते हैं. इफ टाइम परमिट तो हम मेट्रिक्स पे वापस आते हैं, और मैं इसको डिटेल में भी करना चाहती हूँ. अच्छा क्वेश्चन बनता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आपको ना क्वेश्चन ऐसे ही आ जाता है. लाइक आपको मैंने बोला था ना, मैट्रिक्स पे क्वेश्चन आता है, तो समटाइम्स तो यूनिट 1 में ही क्वेश्चन आ जाता है दैट मार्केटिंग मैट्रिक्स की बात करो, तो वो ब्लैंकेट हो गया जिसमें सारे आ जाएंगे, जैसे सोशल मीडिया, ब्रांड रिलेटेड सारे. बट समटाइम्स यू कैन गेट अ स्पेसिफिक यूनिट 2 का क्वेश्चन, तो प्रोडक्ट एनालिटिक्स क्या है, या प्रोडक्ट एनालिटिक्स के मैट्रिक्स क्या है. तो इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में करना चाहती हूँ. सो लेट्स सी. पहले अभी इसका बाकी सब डिस्कस कर लेते हैं. इफ टाइम परमिट्स तो हम वहां जाएंगे, अदरवाइज विल टेक इट इन द नेक्स्ट क्लास. मैं वैसे इसको नेक्स्ट क्लास में लेना चाहती हूँ डिटेल के अंदर. सो प्रोडक्ट एनालिटिक्स के यूज केसेस क्या है, कहाँ कहाँ इसको यूज किया जाता है. तो सबसे पहले इसको यूज किया जाता है प्रोडक्ट डिजाइन इंप्रूव करने के लिए. सो आप जो भी प्रोडक्ट्स बना रहे हो उसका एक डिजाइन, बिहेवियर, और आप ये देख सकते हो, दिस इज सो विजिबल इन कार्स टुडे. कार्स के अंदर ये बहुत विजिबल है. जैसे एक जमाना था जब भारी भारी गाड़ियां भी मतलब यूज होती थी, एंड कस्टमर्स उसे पसंद करते थे. बट आज का जो जमाना है, आज के जो ऑडियंस है, वो बड़ी मतलब दे ऑल्सो वांट अ एसयूवी, बट दे डोंट वांट टू गिव द बजट फॉर द एसयूवी. सो दैट्स व्हाई आप देखो छोटी छोटी पंच जैसी गाड़ियां, किया कैरेन जैसी गाड़ियां, सो दे आर नॉट एग्जैक्टली मेजर एसयूवी, but they are giving you a feel that you are driving something like a SUV. So वो छोटी वैगनआर जैसी भी नहीं लगती जो हैचबैक है, और सिडैन जैसी भी नहीं है. So this is what is something design. So you're improving the product design. Similarly, you can come to cosmetics and their packaging.
तो एक ज़माना होता था जो कॉस्मेटिक्स की पैकेजिंग होती थी ना, दे यूज्ड टू बी इन ग्लास बॉटल्स और रीज़न बहुत सिंपल था, ग्लास सस्ता भी पड़ता था, इको फ्रेंडली भी था और सुंदर भी लगता था। बट देन कस्टमर्स को ना ग्लास बॉटल्स ट्रैवल के दौरान कैरी करने में प्रॉब्लम हुई। सो ट्रैवलिंग के दौरान कैरी करना वाज़ अ प्रॉब्लम। दैट इज़ व्हाई अब आप नोटिस करा करो, अब तो आई शो यू समथिंग, स्क्रीन तो चल ही रही है। नए-नए ब्रांड्स हैं ना, इनके आते हैं कोई नया ब्रांड जिसका वो ट्रैवल पैक हो। ट्रैवल ये मैंने किसी का ऐड ही देखा था, ट्रैवल पैक लिपस्टिक्स। हाँ, समथिंग लाइक दिस, इसमें से कोई कौन-सा था? मे बी पिलग्रिम का था शायद। दिस वाज़ द ब्रांड जिसका शायद मैंने एक्सपोज़र लिया था। हाँ, तो पिलग्रिम का। सो आई वाज़ शॉक्ड कि मुझे 4 लिपस्टिक्स का एडवर्टाइज़मेंट दिखा रहा है और 650 750 या 650 का दिखा रहा है। मैं शॉक हो गई। देन आई वेंट देयर एंड देन इट वाज़ रिटन इट इज़ मिनी लिक्विड, इट इज़ नॉट एक्चुअल तो इसका साइज़ देखो ब्रश दिखाया हुआ है, आई डोंट थिंक बॉटल का पूरा साइज़ हाँ, ये रहा। सो अभी तो फिर भी ये बड़े लग रहे हैं बट आई एम टेलिंग यू जैसे ही मेरे हाथ में आएंगे ना दे विल बी लाइक छोटे छोटे हाइलाइटर्स जो होते हैं ना वैसे। सो रीजन है इसके पीछे। अब आप कहोगे मैम ये वेस्ट प्रोडक्ट है, अरे बट जो ट्रैवल करते हैं और जो ज्यादा ट्रैवल करते हैं सोचो ना उनके लिए कितना अच्छा है, हैंडी है कितना, मतलब आप इसको जेब में डाल सकते हो, आप इसको छोटे से बैग में कैरी कर सकते हो और बड़े सूटकेस में ले जाके जैसे। अब ये बात And they बातों have से नहीं। copied sugar. हाँ, They have copied sugar. दे हैव कॉपीड शुगर, ओके मैंने शुगर का वो ट्रैवलिंग मतलब दिस इज अब देखो हमने अभी यहाँ गूगल किया था तो यू कैन सी मेनी ब्रांड्स हैव इट। हो सकता है शुगर ने स्टार्ट किया हो बट आई एम ट्राइंग टू से कि हमारे ज़माने में ना मतलब हमारे ज़माने इन द सेंस मतलब जब मैं अपनी मॉम के साथ जाती थी उनके कॉस्मेटिक्स लेने के लिए तो यही साइज़ का जो प्रोडक्ट होता था ना ये टेस्टर्स होते थे। मतलब मैंने इसको कभी एज़ अ प्रोडक्ट नहीं देखा, मैंने इसको एज़ अ टेस्टर ज़रूर देखा है कि जैसे मम्मा बाय कर रही है ना तो वो जो वो देते हैं ना जैसे शेड ट्राई करने के लिए वो ये रख देते थे आगे। तो ये छोटे-छोटे वाले मैंने उसको एज़ अ टेस्टर ही देखा है। मैंने कभी उसको एज़ अ मेन प्रोडक्ट तो देखा ही नहीं। मेन प्रोडक्ट तो मैं हमेशा ये सोचती थी कि कम से कम एक नॉर्मल एवरेज साइज़ की लिपस्टिक होगी। बट दिस इज़ तो लाइक मतलब व्हाई दिस इज़ मतलब अगर वो कह रही है शुगर को कॉपी किया है और शुगर को अगर कॉपी किया तो यू सी जस्ट हर्ब्स इसने भी कॉपी किया। मामाअर्थ का भी आई थिंक दे हैव दिस और मे बी और भी देखो ऊपर पारुल गर्ग ब्यूटी ये भी बहुत पॉपुलर है आजकल। बहुत लोग इसको देखते हैं। रेने है मिनी लिपस्टिक्स करके। फिर और भी यू सी देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। लैक्मे का आई थिंक ये 4 इन मैट करके कुछ है। यू हैव सो मेनी ऑप्शंस, उसका मतलब इतने सारे लोगों ने ये कॉपी किया है, शुगर भी ये बना रहा है और शुगर एक अच्छा ब्रांड है, वो क्यों बना रहा है? बिकॉज़ एक डिमांड है कस्टमर की कि कस्टमर ये माँग रहा है। कस्टमर और उसके पीछे भी एक रीज़न है, आई विल टेल यू व्हाई। वही मैं समझाने लग रही थी बातों-बातों के पीछे। जब पुराने ज़माने में शादियाँ होती थी ना, देयर यूज्ड टू बी समथिंग कॉल्ड मेकअप पाउच नहीं होता था, मेकअप किटी बोलते थे उसको और वो होता था थोड़ा सूटकेस टाइप का। ये तो फिर भी बहुत मॉडर्न है। हाँ, समथिंग लाइक दिस। कुछ ऐसा-सा होता था और काफ़ी बल्की होता था। आज की जो जनरेशन है ना, वो इसके साथ कनेक्ट नहीं करती। मतलब आज की जनरेशन इन सारी चीज़ों के साथ कनेक्ट नहीं करती। आज की जनरेशन हर चीज़ चाहती है, काफ़ी हैंडी होना चाहिए। दैट इज़ व्हाई आई थिंक सूटकेस की जगह ना मेकअप किट ये पाउचेस ज़्यादा है और वो पाउच में भी ना ऐसा करके जिसमें बहुत ज़्यादा पॉकेट्स हो, छोटे-छोटे, छोटे-छोटे, छोटे काउंटर्स हो एंड इफ यू गो टू दीज़ स्टोर्स लाइक मिनिसो, $99 शॉप तो आप इसमें पता है क्या देखोगे मतलब वही मैं कह रही हूँ ना बेचने मतलब बनाने वाले बना रहे हैं क्योंकि कस्टमर्स डिमांड कर रहे हैं। सो मैंने मिनिसो का ही देखा था। मिनिसो ट्रैवल ऑर्गेनाइजर्स नहीं, they were like travel bottles का एक सेट था। या समथिंग लाइक दिस, इट वाज दिस ओनली। प्राइस नहीं दिखा रहा है ये, सो ये तो शायद प्राइस नहीं दिखा रहा है या दिखा रहा है। बट इट वाज एक्सपेंसिव, मैंने जो देखा था ना ये दिस इज। सो व्हाट आर दीज आर ट्रैवल बॉटल्स, सो इन केस यू हैव लाइक अ बेक शैम्पू, शैम्पू भर लो
जो भी, जो आप भर सकते हो, मतलब व्हाटएवर टॉयलेटरीज यू रिक्वायर। बट दिस प्रोडक्ट वाज एक्सपेंसिव, मतलब ऐसा नहीं है, ये आपको दिखने में आपको क्या लग रहा है, ये छोटी छोटी बॉटल्स हैं, क्या ही कीमत होगी इनकी। मतलब अगर हम सोचे तो हम कह सकते हैं हाँ शायद 100 का सेट मिल जाएगा, बट ये 100 का नहीं था, इट वाज वे अराउंड समथिंग 600 700। सो why are companies like Miniso making them या $99 shop making them? Because people are demanding them. The simple reason is that. So हम कंज्यूमर हम प्रोडक्ट एनालिटिक्स में क्या पढ़ रहे हैं कि प्रोडक्ट का डिजाइन इम्प्रूव करना। सो वो प्रोडक्ट डिजाइनिंग तो इम्प्रूव हो रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि हमारी जनरेशन से पहले किसी ने ट्रैवल नहीं किया, हमारे दादाजी वगैरह सब जाते थे, और वो लोग जुगाड़ू थे। वो लोग क्या करते थे, जो क्रीम खत्म हो रही होती थी उसको ले जाते थे। अगर आप मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोच के देखो, शायद आपके पापा ने भी कभी किया हो, तो दे वोंट टेक अ बिग ट्यूब ऑफ टूथपेस्ट विद देम। जो टूथपेस्ट खत्म होने वाला होगा ना घर का, उसको ले जाते थे कि ये यूज करके वहीं फेंक देंगे। ऐसे ट्रैवल उन्होंने भी किया है। सिमिलरली वो कई बार क्या करते थे, घर की छोटी-छोटी जो यूज्ड डब्बियाँ होती थी ना क्रीम वगैरह वाली, उसमें भर लेते थे। हमारी जनरेशन क्योंकि एस्पिरेशनल है, डिमांडिंग है, तो ये सारी चीज़ें कहते हैं हम मम्मी ये कबाड़ियों वाला काम नहीं करेंगे, एंड हमें कुछ क्लास चाहिए, स्टेटस चाहिए। सो अगेन दिस इज़ अ पार्ट ऑफ यू कैन से प्रोडक्ट डिज़ाइन इम्प्रूवमेंट। तो ये कहीं न कहीं कस्टमर को देख के उनके यूज़र एक्सपीरियंस, बिहेवियर से ही हमें पता चला है कि ऐसी चीज़ें बनानी चाहिए। एंड दैट इज़ व्हाई आई वाज़ टेलिंग यू दैट कि आप कॉस्मेटिक्स की पैकेजिंग देखो कितना चेंज हो गया है। सो यू हैव पुश अप बॉटल्स, पुश करो एंड लाइक शैम्पू के लिए भी आती है, पुश अप शैम्पूज़ आते हैं, पुश अप बॉटल्स एंड यू हैव शैम्पू, यू हैव यही वाले जो होते हैं पुश करा, हैंड सोप जो होता है हाथ धोने वाला, उसमें भी ये होता है। यू हैव पुश अप बॉटल, लोशंस भी आने लगे। सो ये कहाँ से आ रहा है ये सारी चीजें? दिखा रहा, किसी कंपनी की दिखा देता, लाइक वैसलीन डालूं, मेरे दिमाग में भी वैसलीन वाली वो पैकेजिंग आ रही है, इसीलिए आई वांटेड टू शो यू द, हाँ ये वैसलीन की पैकेजिंग है, push up bottle वाली। अब तो why these things are coming, because this is again a part of, you can say, product design improvement. So product design improvement is one use case. Then another use case is personalizing the customer experience, और ये आप लोग देख सकते हो that this is what one thing, अगर आप भी एक वेबसाइट पे गए हो एज अ रैंडम कंज्यूमर गए हो, बट बात नहीं बनी, कोई मतलब रीजन है कि आपने नहीं पिक किया, so they'll personalize your experience because they'll know what you are after or what you are not after, and they'll try to filter it out. Like YouTube क्या करता है, Instagram क्या करता है, आपको जब वीडियोस दिखाता है तो वो आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग दिखाता है। इट्स नॉट वो आपको सब कुछ दिखा रहा है। इट्स जो चीज़ आप देखना पसंद करते हो ना, इफ यू लाइक कॉमेडी कंटेंट, तो वो हर चीज़ में आपको रिकमेंडेशंस जब देता है वो कॉमेडी कंटेंट की देता है, सो दैट यू स्टे देयर। अदरवाइज अगर आपको अपने मतलब का नहीं मिलेगा तो यू आर लाइक आज बोरिंग वीडियोस आ रही हैं, आज अच्छा नहीं आ रहा, चल फेसबुक देखते हैं, फेसबुक की वीडियोस देखते हैं, इंस्टाग्राम को छोड़ देते हैं, तो यू लीव दैट प्लेटफॉर्म। सिमिलरली यूट्यूब, आपका सर्च हिस्ट्री, आपका पैटर्न ऑफ सर्च बिहेवियर सब स्टडी करके, आपके चॉइसेस को स्टडी करके वो आपको फीड्स देता रहता है, तो आपको इतनी मेहनत भी नहीं लगती गाना सर्च करके ढूंढने की, क्योंकि वो अपने आप वो करके दे रहे हैं। सो वन थिंग एंड द अदर, मतलब यू आर गेटिंग व्हाट यू वांट। सो पर्सनलाइजिंग योर एक्सपीरियंस, पर्सनलाइजिंग कस्टमर एक्सपीरियंस। सिमिलरली अगर जैसे इफ आई एम समबडी एंड जैसे मुझे टेक्नोलॉजी में जैसे सैमसंग है, एप्पल है, और कई बार होता है ना जैसे इनके नए प्रोडक्ट्स आते हैं, सो जैसे मैंने टाइप किया सैमसंग न्यू मॉडल वाइट कलर, तो जब वो मुझे ऐड देगा ना, या जब भी वो मुझे उसका अट्रैक्टिव मटेरियल सर्च मतलब फीड कर रहा होगा, वो मुझे वाइट वाला ही दिखाता रहेगा, बिकॉज जो नजरों के सामने रहता है वही शायद हम पसंद करते हैं। लाइक समवेयर और ज्यादा, जैसे सपोज करो मैंने टाइप किया बैम्बू ब्रश, जैसे सपोज बैम्बू ब्रश मैंने टाइप किया, तो वो मुझे कहीं ना ये वुडन प्रोडक्ट्स, वुडन बैम्बू मटेरियल के प्रोडक्ट्स ही दिखाएगा, बिकॉज वो समझ गया है कि ये कस्टमर शायद इस चीज के पीछे है, इस कस्टमर को ये चाहिए। तो वो अलग अलग जो डिफरेंट ब्रांड्स होंगी ना, उन सब का दुनिया जहान का डेटाबेस मेरे को आके लोड करके देगा, मेरे गूगल फीड पे भेजेगा, ताकि ये कस्टमर उसी चीज को बार बार देखे।
सो पर्सनलाइजिंग योर एक्सपीरियंस, तो इसमें और क्या है हमारे पास, कस्टमाइज इंटरेक्शंस, मतलब आपके साथ अगर कोई बातचीत हो रही है किसी टेलीकॉलर की, तो वो आप ही की मतलब बातों के थ्रू या आपके फीडबैक के थ्रू आपसे इंटरेक्ट करे। रिकमेंडेशंस, प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस, तो कल मैं जैसे बता रही थी वो आईजीपी वगैरह, सो वो एक उनका, जैसे आई वाज सर्चिंग फॉर, yesterday आई वाज सर्चिंग फॉर दैट थिंग, फ्लावर, केक और एक ग्रीटिंग कार्ड का कॉम्बो। सो वो पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन में आज सुबह जब मैं गई ना, तो मुझे वो कॉम्बोज ही सारे एडवर्टाइज कर रहा था। ये वाला ले लो, ये वाला ले लो, ये वाला पिंक ले लो, बटरस्कॉच ले लो। सो पर्सनलाइजेशन, तो उसने मेरा हिस्ट्री बिहेवियर स्टडी किया एंड वो उसी हिसाब से मुझे दे रहा है। फ्रिक्शन कम रहे, फ्रिक्शन किसमें, कस्टमर की सोच और ऑर्डर करने में टाइम कम लगना चाहिए। वो सोचे, सोच से पहले, वो एक गाना है ना, मुझे वो हिंदी का एक गाना याद आ रहा है, तू ये गल मेरी सोच तो परे। वो यहाँ पे भी वही है कि दैट यू थिंक एंड मार्केटर्स कैन डू दैट थिंग। सो सोच से परे होना चाहिए कि कस्टमर जस्ट वो सोचे एंड वो थिंक हो जाए। लॉयल्टी बढ़ेगी, इससे कस्टमर आपके साथ रहना चाहेगा। सो यू कैन ट्रैक दैट, यू कैन अपडेट दैट एंड दैट्स हाउ थिंग्स वर्क फॉर यू। एंड समटाइम्स आप नोटिस करा करो, वो आपसे पूछते भी हैं दैट, वो ऐप का जो एक्सपीरियंस दे रहे होते हैं ना, समटाइम्स दे ऑल्सो आस्क यू कि इस ऐप को आप कैसे देखना चाहते हो, लाइक नेटफ्लिक्स। Like if you join Netflix for the first time, they ask you what is your preference. If you people all have done that step, और नहीं तो फ्यूचर में कभी Netflix अगर ज्वाइन करोगे तो वो आपसे पूछते हैं what is your preferred language. तो बहुत ऑप्शंस हैं। In case you know French, you can choose French. वो आपको फ्रेंच कंटेंट देगा। सो वो पूछता है हिंदी, इंग्लिश, और 90% ऑफ इंडियन ऑडियंस हिंदी ही लेते हैं, स्पेशली नॉर्थ बेल्ट के जो होते हैं। देन दे ऑल्सो वॉच, देन दे आस्क यू एटलीस्ट मिनिमम 3 चीजें लाइक करो, मतलब दे गिव यू सर्टेन कंटेंट्स, मूवी, सीरीज वगैरह, एंड देन दे वांट यू टू सिलेक्ट सम 3 शोज, मिनिमम 3, यू कैन डू मैक्सिमम जितने आप चाहो, पर मिनिमम आप 3 तो दो उनको। तो जैसे जस्ट इमेजिन आपने धुरंधर लाइक कर दी, सपोज आपने धुरंधर लाइक कर दी, और बड़ा एक सरसरा सा एग्जांपल है, कर सकते हो आप लाइक। तो आपने धुरंधर लाइक कर दी एंड नेक्स्ट टाइम व्हाट यू फाइंड, उससे जो रिलेटेड होंगे ना, वो सब आपके उसमें आएगा। सो व्हाट इज दिस पर्सनलाइजेशन, कि वो स्टार्टिंग में जब आप ऐप ज्वाइन कर रहे हो, वो आपसे आपकी प्रेफरेंसेस पूछ लेता है और उसके अकॉर्डिंग ही वो आपको आगे फीड्स देता है। सो दिस इज अगेन वन एग्जांपल ऑफ पर्सनलाइजिंग यूजर इंटरेक्शंस। देन वी हैव ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, हर चीज के पीछे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी होता है। सो अगर आप एक प्रोडक्ट, अभी आपने शायद वो प्रोडक्ट नहीं बनाया, लाइक आई वाज गिविंग यू दैट एग्जांपल इन द वेरी फर्स्ट क्लास, कि वो जो प्रिवेसी स्क्रीन वाला एग्जांपल है, कि अभी हो सकता है एक मॉडल में ही आया है सैमसंग के, सारे मॉडल्स में नहीं आया है, तो दैट्स अ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। कि आप, सैमसंग क्या करता है, सैमसंग की जनरली स्ट्रैटेजी हमेशा ये रही है, एक वो बहुत महंगा फोन निकालता है और फिर उसके नीचे सस्ते 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 फोन निकालता है। तो एक फोन तो है जो 2 लाख का है, जो आम आदमी के बजट से ऊपर है, पर एक फोन वो ऐसा भी बना रहा होगा जो 20,000 का होगा, एक फोन वैसा भी बना रहा होगा जो 30,000 का होगा, एक फोन वैसा भी बना जो 50,000 का होगा। सो इट्स अ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दैट, अभी ठीक है वो उसको प्रीमियम रखने के लिए 2 लाख वाले फोन में दे रहा है, पर जैसे 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 वो चीज वो पुरानी होती जाएगी, वो एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बनता जाएगा। बिकॉज जो 30,000 वाला फोन ले रहा है, वो ज्यादा से ज्यादा लिवरेज करके अपने आप को 50 तक तो ले जा सकता है, बट वो 2 लाख तक तो नहीं ले जा सकता। सो उसके लिए तो वो फिर भी फीचर एक लग्जरी ही रहेगा, इट विल ऑलवेज बी अ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। बिकॉज वो ग्रो करेगा ना, उसको लगेगा हाँ यार मैंने ऐसा फोन ले लिया जिसमें ये प्रिवेसी डिस्प्ले फीचर है, और पहले वाले में तो मेरे था नहीं, या फिर अब मेरे जो कंपेटिटर्स हैं जो मेरे साथ 30,000 का फोन मतलब बना रहे हैं या बेच रहे हैं, उसमें ये नहीं है। सो दैट कैन बी अ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, जो शायद आज आप अभी यूज नहीं कर रहे हो, बट फ्यूचर में आप कर सकते हो। यू कैन यूज इट टू ड्राइव। लाइक एक एग्जांपल मैं देती हूँ, मे बी दिस इज नॉट अभी के लिए बिल्कुल सही ना हो, बट हाँ फ्यूचर में हो सकता है। लाइक इंडियन गवर्नमेंट बहुत बात करती रहती है ना दैट एक ब्लेंडेड फ्यूल आना चाहिए, ब्लेंडेड फ्यूल आना चाहिए। अभी जो हमारी गाड़ियां है ना, वो जनरली पेट्रोल डीजल के लिए ही तैयार है, फ्यूल की अगर मैं बात करूँ, नॉट ईवी, पेट्रोल डीजल के लिए तैयार है। बट व्हाट इफ एक ऐसी गाड़ी बने जो इथेनॉल पे चले, सो दैट्स अगेन अ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। सो ये प्रोडक्ट एनालिटिक्स का ही तो पार्ट है, और हम ये आशा क्लास में बात कर रहे हैं कि इथेनॉल पे गाड़ी चले, उसका इंजन चले। कंपनीज ये कर रही होंगी, कोई ना कोई कंपनीज दुनिया की कहीं ना कहीं इस चीज पे वर्क कर रही होगी कि हाँ
एक इंजन हो और वो सिर्फ इथेनॉल पे चले और उसको किसी और चीज की जरूरत ना बने, ताकि जब पेट्रोल डीजल खत्म हो जाए, दुनिया में इनका क्राइसिस हो, तो बेसिकली कोई शॉर्टेज ना रहे। सो वही वाली बात है दैट इट्स समथिंग दैट एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। अभी आप शायद यूज नहीं कर रहे हो, बट फ्यूचर में आप कहीं पे भी इसको यूज कर सकते हो। सो वही वाली बात है दैट इट्स अ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी एंड यू कैन लिवरेज इट, ग्रो इट। और इसमें क्या है, लेट्स सी। हाँ, अगेन दिस इज शोइंग कौन से फीचर्स है जिससे ग्रोथ सबसे ज्यादा आ रही है, लाइक विच फीचर इज ड्राइविंग द ग्रोथ मस्ट। अब जैसे एक, हाँ, एक वो ऐप है ना तुम लोगों की, स्नैपचैट है शायद, मे बी, जिसमें अच्छे अच्छे फिल्टर्स लगते हैं, वो डॉग वाले, कैट वाले। सो आई थिंक वो Yeah. स्नैपचैट का, या स्नैपचैट का आई थिंक, Yeah. या स्नैपचैट का आई थिंक वो मेन पॉइंट ही शायद ये रहा था कि बहुत लोग उसको इसलिए यूज करते थे क्योंकि उसके फिल्टर्स बहुत इंटरेस्टिंग थे। सो ये वाली बात मैं यहाँ पे एग्जांपल में इसलिए कोट कर रही हूँ क्योंकि दिस इज समथिंग विच फीचर्स आर ड्राइविंग द मोस्ट एंगेजमेंट। तो ऐसा नहीं है स्नैपचैट कुछ बहुत नया कर रहा था, इट वॉज प्रोवाइडिंग यू सर्टेन फीचर जो नए थे, और उसी को आई थिंक देख देख के बाकी ब्रांड्स ने भी उन चीजों को इम्बाइब करना शुरू कर दिया था। विच फीचर्स नीड इम्प्रूवमेंट, हो सकता है आपके प्रोडक्ट के अंदर कोई फीचर है जो अभी सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा कस्टमर्स को फुल्ली, तो आप उसको इम्प्रूव करो। सो पेटीएम है जैसे, तो पेटीएम पे ग्लिचेस आते थे, तो किसी ना किसी चीज से रिलेटेड, या कोई आप कोई भी पेमेंट ऐप यूज करते हो उसमें कोई ना कोई ग्लिच आता है, सेफ्टी इशू आते हैं। सो मे बी यू कैन यूज इट टू इम्प्रूव इट। तो ये वाली एक बात हो गई। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, हाँ, अब कौन से लोग हैं जिनको ये पूरा प्रोडक्ट एनालिटिक्स का असेसमेंट करने से मदद मिलती है या बेनिफिट होता है उनका एट द ऑर्गेनाइजेशन लेवल। सो लेट्स टॉक अबाउट दोज पीपल। सो फर्स्ट इज ऑब्वियसली द प्रोडक्ट मैनेजर। सी वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोडक्ट एनालिटिक्स, तो सबसे ज्यादा फायदा या सबसे ज्यादा जिसको क्रेडिट मिलेगा, श्रेय मिलेगा, या क्रूशियल सक्सेस के लिए जो माना जाएगा, दैट वुड बी द प्रोडक्ट मैनेजर। तो जो बेचारा मैनेजर है जो सारा ये डेटा एनालिसिस कर रहा है, डेटा कलेक्ट कर रहा है, कस्टमर की नीड को समझ रहा है, प्रोडक्ट को डिजाइन कर रहा है, फीचर दे रहा है, फीचर इंप्रूवमेंट कर रहा है, जो पूरा मतलब प्रोडक्ट के पीछे जो मेन मतलब कहते हैं ना ऑर्केस्ट्रा चला रहा है, तो सबसे ज्यादा बेनिफिट उसी को होगा, बिकॉज दीज आर द पीपल जो प्रोडक्ट डिसीजंस ले रहे हैं, मतलब सीईओ तक या मार्केटिंग हेड तक यही डिसीजंस लेके जा रहे हैं कि हम ये बनाएंगे, हमने ये प्रोडक्ट सोचा है। लाइक अगर आप रियल कंपनी के कभी कभी ओटीटी सीरीज वगैरह के थ्रू देखो, तो देयर आर प्रोडक्ट मैनेजर्स जो जैसे खाने पीने की नई चीजें बना के लेकर आते हैं, तो दे कम अप, तो ऑब्वियसली फॉर्मूला बनाने वाला एक शेफ होगा। इट्स नॉट कि ये प्रोडक्ट मैनेजर बेचारे फॉर्मूला बनाते हैं कि हाँ मैगी ऐसे बनेगी, नो, दे जस्ट कम अप विद द मतलब प्रेजेंटेशन टू द कंपनी, शेफ बनाएगा, बट शेफ कैन नॉट गो डायरेक्टली टू दोज की पीपल। तो ये लोग अपना वो जो भी प्रोडक्ट है, जो उसका पैकेज है, वो बंडल लेके जाते हैं, और ऑब्वियसली अगर इनका प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो गया, लाइक आजकल आप देखो ना, रैमन के अंदर ये जो क्विक नूडल्स हैं, इसके अंदर यू हैव कोरियन फ्लेवर। एंड आई वाज, उस दिन ना मैं एक ब्रांड मैंने देखी थी, ऑटो पे देखी थी, इट वाज फ्रॉम अहमदाबाद, उसका नाम नहीं मुझे याद आ रहा है, पर इट वाज कुछ कोरियन ही नाम था उसका, ट्रू कोरियन नूडल ब्रांड्स, रेमन, रेमन ब्रांड इन इंडिया, उसमें शायद आ जाए। सन्यम था, ये तो नहीं है, शिन रेमन नहीं है, नहीं नहीं शिन रेमन नहीं था, कुछ ना कोरियन नाम ही था उसका, जेप्टो पे ही था वैसे वो, अवेलेबल ऑन जेप्टो,
ज़ेप्टो पे ही था। मैंने किसी ऑटो के पीछे देखा था। मेरे ना मोबाइल सर्च हिस्ट्री में शायद होगा भी। I'm telling you why I am sharing this example. I'm sharing this example because obvious सी बात है उसमें इतना मैम रामियन नूडल्स रामियन नूडल नहीं था यार, कुछ ना कोरियन ही था। अहमदाबाद की कंपनी है। ये मैंने Tapato. जब मतलब उसको सर्च किया था ना। हाँ बताओ क्या कह रहे हो? Tapato. I just searched Google. एक सेकेंड। It's from I am हाँ started by IIM people I think so they are started from IIM अहमदाबाद कुछ ऐसे करके था। हाँ गिमी मिर्ची शायद ये था गिमी मिर्ची। हाँ IIM लिखा हुआ है ना, गिमी मिर्ची शायद ये था। देखें एड मतलब वो वेबसाइट देखूंगी तो याद आ जाएगा। गिमी मिर्ची हाँ यही था। दिस इज द ऑटो के पीछे देखा एंड एडवर्टाइजमेंट क्या था? एडवर्टाइजमेंट में ये था ओनली अवेलेबल ऑन जेप्टो। तो मतलब कुछ ऐसे कीवर्ड्स थे जिसकी वजह से वो मेरे माइंड में ना रह गया, पर मुझे उस ब्रांड का नाम नहीं याद आ रहा था। तो दैट्स गिमी मिर्ची। एंड फिर ऑब्वियस सी बात है जब एक ब्रांड का नाम याद आ जाता तो मन करता है उसको सर्च करने का, और वो ऑथेंटिक यही लिखा था इसकी वेबसाइट पे ना। हाँ ये देखो, फील द ऑथेंटिक टेस्ट ऑफ कोरिया। सो वही वगैरह ना मुझे थोड़ा थोड़ा याद था। एंड फिर जब मैंने इसकी स्टोरी पढ़ी तो मैंने देखा था फाउंडर्स कौन है, तो बच्चे ही थे और IIM अहमदाबाद के थे। एंड बेस्ट सेलर्स प्रोडक्ट देते हैं, और ये भी लिखा है कि हमारा ब्रांड इंडियन कंपनीज के अंदर फीचर हुआ है। सो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा था। एंड जो इसके बारे में ये इन्होंने कुछ भी अपने शायद उस नूडल के साथ देते हैं, कुछ ऐसा है इनका। एंड दे हैव आई थिंक बंडल पैक्स हैं इनके, ये टीम है इनकी जिन्होंने बनाया। मैंने उस दिन इनकी वेबसाइट देखी थी एक्चुअली। सो दैट्स व्हाई। सो ये बेचारे प्रोडक्ट मैनेजर्स ही तो है ऑब्वियसली। हो सकता है IIM के बच्चों को खाना बनाना ना आता हो, बट उन्होंने वो रेसिपी ब्रांड तो बना दिया। एंड वो ब्रांड बना के भी दे आर एक्चुअली सेलिंग इट। तो सेलिंग में ना इनका जो खा मतलब स्पेशल बात थी, इट वाज लाइक दे हैव मोर बंडल्स। लाइक पैक्स मतलब दे हैव मोर पैकिंग, मतलब अगर इनकी वेबसाइट पे जाके देखो सो इंडिविजुअल पैकेट से ज्यादा दे हैव पैकेट। एंड इवन मैंने जब जेप्टो पे भी चेक किया था वही 250 रुपए वाला मतलब एक सेट ही मिल रहा था। तो ये मेरा डिटरेंट था। हाँ मुझे अब याद आया मैंने इसको बाय क्यों नहीं किया था। मेरा डिटरेंट यही था, बिना किसी चीज को ट्राई करे मैं उसके 4 पैकेट नहीं ले सकती until unless मेरे यहाँ पे वो डिमांड हो कि मतलब वो सब खा लेंगे। So I would first wanted to try taste it and then obviously if I like it I would like to repeat it। but हाँ अगर आप लोगों के पास वो डिमांड है कि आप 4 हो और टेस्ट करना चाहते हो so definitely आप लोग बाय कर सकते हो। It's not that I'm saying कि आप बाय करो, but मैं आपको बता रही हूँ कि मेरा डिटरेंट क्या था। But then what I liked about this कि ये प्रोडक्ट मैनेजर्स बहुत अच्छे थे। सो इन्होंने जिस तरीके से अपनी वो स्टोरी को बनाया है ना, इसमें मुझे कोरियन नहीं इतना दिखा, इसमें मुझे उन बच्चों का ज़ील दिखा एक बेचने का। सो इट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर आप अच्छे से प्रोडक्ट एनालिटिक्स यूज़ करते हो। अब इन्होंने प्रोडक्ट क्या लिया है? कोरियन बेस्ड रैमेन फ्लेवर्स, और उसको अच्छे से मैनेज किया है। क्यों? क्योंकि इन्होंने देखो जो इंडिया में चलता है, इंडिया में क्या चलता है? फूड को हमेशा एक ग्रुप के साथ देखा जाता है, लाइक फ्रेंड्स के साथ खाना, फैमिली के साथ खाना। तो इन्होंने तभी वो बॉक्सेस बनाए हैं, 4 के बॉक्स, 5 के बॉक्स की। एक से क्या होगा? एक रेमन क्या ही लोग खाएँगे? सो वो दैट बॉक्स थिंग इज़ ट्रू। फिर ट्रू ऑथेंटिक कोरियन, फिर वो रेसिपीज़ डालना, जैसे मैगी की भी ट्रेडिशनल मार्केटिंग कुछ ऐसी ही थी कि मैगी रेसिपीज़ शेयर करती थी कि मसाला डाल दो, प्याज़ टमाटर डाल दो, समथिंग लाइक दैट। तो प्रोडक्ट मैनेजर्स ही अच्छे हैं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात जो शायद हमें आजकल जो मतलब एज़ अ ब्रांड जब आप लेते हो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, अगर उस ब्रांड के ऊपर लिखा आ जाए एज़ सीन ऑन शार्क टैंक, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके माइंड में आता है कि अच्छा ये शार्क टैंक में आ चुका है, अच्छा होगा प्रोडक्ट।
सिमिलरली यहाँ पे मुझे जो चीज पॉजिटिव इनकी लगी दैट वाज दैट दे आर IIM अहमदाबाद स्टूडेंट्स. सो अगर कुछ IIM अहमदाबाद से रिलेटेड है एंड वी नो IIM अहमदाबाद इज इटसेल्फ अ ब्रांड, तो फिर मेरा इंटरेस्ट और बढ़ गया. हो सकता है शायद ये बेचारे अननोन बच्चे होते तो शायद हम इनको इतना इम्पोर्टेंस भी ना दे रहे होते, बट वही एक ब्रांड से ब्रांड निकली. तो एक वो होता है ना कि हाँ यार अहमदाबाद के बच्चे हैं तो कुछ अच्छा किया होगा, कुछ अच्छा दम बनाया होगा. एंड आई थिंक दैट इज द ओनली रीजन कि बिकॉज दे आर फ्रॉम IIM अहमदाबाद, इन्हें शार्क टैंक आने की जरूरत नहीं पड़ी. नाउ यू सी माई रिलेशन कोरिलेशन. एज प्रोडक्ट मैनेजर्स इन बेचारों को वहां आगे पिच करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इनके ब्रांड को वैसे ही विजिबिलिटी मिल जाएगी बिकॉज दे आर फ्रॉम IIM अहमदाबाद. तो वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आ जाता है. सो द फर्स्ट पर्सन दैट बेनिफिट्स फ्रॉम प्रोडक्ट एनालिटिक्स आर द प्रोडक्ट मैनेजर्स, जो इस गिमी मिची के केस में हमने अभी इनके फाउंडर्स वगैरह देखे. नेक्स्ट जो बेनिफिट करते हैं, अच्छा, इसमें कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं वो कैसे यूज कर सकते हैं भाई. यूजर बिहेवियर, इंप्रूवमेंट एरियाज, इफेक्टिवनेस और डेटा रिलेटेड डिसीजंस. तो ये बेचारे सारे ऐसे इन्होंने डिसीजंस लिए होंगे. सो फर्स्ट इज ऑब्वियसली द प्रोडक्ट मैनेजर्स. सेकंड जो बेनिफिट करते हैं आउट ऑफ दिस इज द मार्केटिंग एंड द सेल्स टीम. तो प्रोडक्ट मैनेजर ने तो क्या किया, प्रोडक्ट को सोच लिया, एनविजन कर लिया, CEO से पास करा लिया. काम तो अब मार्केटिंग और सेल्स का हो जाएगा ना. दे आर टुगेदर. सी यहाँ पे हम मार्केटिंग एंड सेल्स दोनों को इकट्ठा ले रहे हैं. वी आर नॉट ट्रीटिंग मार्केटिंग अलग और सेल्स अलग, बिकॉज दोनों साथ में जब काम करेंगे तभी सिनर्जी आएगी. नया प्रोडक्ट है, बेचना पड़ेगा. सो अब अगर हम गिमी मिची वालों की बात करें तो इनकी जो मार्केटिंग कर रहे होंगे, लाइक मैंने देखा था किसी पैक में पता नहीं स्टिकर स्टुकर भी दे रहे थे कुछ. तो एट द एंड ऑफ द डे वो मार्केटिंग का ही एक तरीका है दैट यू गेट सम स्टिकर्स और समथिंग लाइक दैट. हाँ ये देखो कुछ कॉमिक दे रहे हैं जैसे. सो ये मार्केटिंग करने वालों का ही तो तरीका है. तो जैसे एक ओरिजिनल चॉपस्टिक्स दे दी जैसे. सो एक पैक के साथ एक चॉपस्टिक दे दी तो चॉपस्टिक से और ऑथेंटिक हो जाएगा. तो दिस इज समथिंग जो मार्केटिंग वाले कर रहे हैं, और सेल्स वालों को सेल्स करना है तो वो पैकेज डिस्काउंट दे सकता है. जैसे अगर आप उनकी वेबसाइट से ले रहे हो तो आपको 10% और ऑफ मिलेगा. अगर आप जोमेटो जेप्टो से ले रहे हो तो आपको शायद सेम सॉरी सेम प्राइस पे मिलेगा. लाइक अगर 250 का है तो 250 का ही मिलेगा. समथिंग लाइक दैट. वो सेल्स का काम है और सेल्स वाले वो करते भी है. और आप देखो ना अमेजन के सेल्स वाले लोग कितने अच्छे हैं कि वो सेल्स करने के लिए किस तरीके से आपको ऑफर देते हैं. लाइक दे गिव यू दैट डिस्काउंट. वो दिखाते हैं प्राइस दिखाते हैं. जैसे अभी इवन वी वर डूइंग दैट फॉर पिलग्रिम की लिपस्टिक्स के लिए. वो दिखाया था ना उन्होंने 750 की है, उसको काट के उन्होंने 640 लिखा. सो वो आपको स्टार्टिंग में ही दिखा रहे हैं दैट यू आर गेटिंग 10% डिस्काउंट. तो आप प्रिविलेज्ड हो गए, आप बहुत इंपॉर्टेंट हो. वो तो आज हमें पता है. अब एज अ कंज्यूमर हम इतने वो मॉडर्न हो गए हैं कि अब हमें पता है हम इतने प्रिविलेज नहीं है, हम और ढूंढते रहते हैं. तो फिर वो सेल्स वाले क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट UPI एप्स जब आप यूज करते हो तो आपको बताते हैं अगर आप ये वाला कार्ड यूज करोगे या ये वाला UPI यूज करोगे तो इस पे 15% ऑफर है, इस पे कैशबैक है, ये है, ये है, ये इस पे फ्री डिलीवरी है. फिर आपको वो कहते हैं अच्छा अगर आपका वेलकम है तो वेलकम कूपन ले लो, डिस्काउंट कूपन ले लो. सेल्स वाले इसका काम कर रहे हैं, मार्केटिंग वाले किसी ना किसी तरीके से वो मार्केट करने की कोशिश कर रहे हैं. सो दोनों को काम करना पड़ेगा ताकि वो प्रोडक्ट एक सक्सेस बन सके कंज्यूमर्स के पास जब वो पहुंचे तो उसका एक अच्छा वैल्यूएबल मतलब फीडबैक आए वहां से. सो इन लोगों को साथ में काम करना पड़ेगा. और प्रोडक्ट एनालिटिक्स से किसका सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट एट द एंड ऑफ द डे कस्टमर्स, बिकॉज कस्टमर्स को वो सेटिस्फेक्शन मिल रही है. सो ये गिमी मिची का मुझे एक और चीज अच्छी लगी थी कि दे वर ना शेयरिंग अबाउट दैट फॉर एक्सपीरियंसिंग दीज ऑथेंटिक कोरियन फ्लेवर नूडल्स you now do not need to go to कोरिया. सो मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है जो कई बार यही कहते हैं हमें कोरिया जाना है उनके रैमन खाने के लिए. तो दिस इज समथिंग जो कहाँ से उनको पता चला, और ऑडियंस से ही पता चला कि हम एक बार वहां कोरिया जाके ना उनका रैमेन खाएंगे. दिस इज समथिंग जो मतलब लोग यूज करते हैं. तो मैंने आपको कहा था ना कस्टमर फीडबैक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. तो कस्टमर से ही उन्होंने सुना और उसी को उसने मार्केटिंग पिच में भी यूज किया. तो कस्टमर्स को तो सेटिस्फेक्शन मिलेगी कि अच्छा अब घर बैठे बैठे हमें कोरिया का स्वाद मिल जाएगा तो और भी अच्छा है. जैसे हम लोग फ्रॉम नॉर्थ इंडिया है. अब हम नॉर्थ इंडियंस के लिए कितना मुश्किल है ना साउथ इंडिया जाना. और अगर जाना भी है तो हम जनरली कितनी ट्रिप्स प्लान कर लेंगे, मतलब अपनी पूरी लाइफ टाइम की बात करो तो क्या हर साल थोड़ा ना साउथ इंडिया जाते रहोगे. स्पेशली इफ यू आर अ डोसा लवर, आप हर बार थोड़ा ना जाओगे. तो हम लोगों को ये लगता है कि अगर सागर रत्ना की एक ब्रांच भी खुल गई है और वो कह देना ऑथेंटिक
मतलब साउथ इंडियन फ्लेवर, हम उसी में खुश हो जाते हैं कि हाँ भाई डोसा आप साउथ इंडिया जाके तो खा नहीं सकते तो यहीं खा ले। सो एट द एंड ऑफ द डे किसी भी प्रोडक्ट एनालिटिक्स के यूज की वजह से सबसे ज्यादा फायदा किसको होता है? कस्टमर को होता है। तो कस्टमर्स फील सेटिस्फाइड। तो ये कुछ कॉमन सेट ऑफ लोग हैं जिनसे प्रोडक्ट एनालिटिक्स को मतलब प्रोडक्ट एनालिटिक्स की वजह से जिनको फायदा होता है। नेक्स्ट वी कम टू प्रोडक्ट एनालिटिक्स टूल्स। अब ये टूल्स में हमारे पास टूल्स, आई टेल यू टूल्स और उसमें डिफरेंस भी क्या है। सी ये जो टूल्स है ना, ये कुछ नाम है लाइक एम्पलीट्यूड, मिक्स पैनल, एटलेशियन एंड हीप। बेसिकली दे आर लाइक सॉफ्टवेयर ओनली। तो ये जो अभी आपने नाम देखे थे, दे आर लाइक सॉफ्टवेयर ओनली। क्योंकि देखो टूल क्या होता है, जैसे हम जिससे काम करते हैं, जैसे जस्ट इमेजिन चैट जीपीटी है, जैसे चैट जीपीटी इज अ टूल, डेटा इज समथिंग अलग। डेटा या टेक्निक अलग हो सकती है। जैसे चैट जीपीटी पे अगर आप डालो तो आप चैट जीपीटी पे क्या डाल सकते हो, जैसे अगर आप लोगों को मीन मीडियन मोड निकालना है, मीन मीडियन मोड आर द वे ऑफ एनालाइजिंग डेटा। डेटा एनालिसिस का एक मोड है। टूल कैन बी एक्सेल। अगर किसी को एक्सेल आता है तो वो एक्सेल पे निकाल ले, मीन मीडियन मोड एक्सेल पे निकलता है ये। और अगर कोई बहुत ही ज्यादा अपना टाइम सेव करना चाहता है, एक्सेल पे जाके फॉर्मूला भी नहीं लिखना चाहता, वो टू चैट जीपीटी, उस पे एक्सेल शीट डालो और कमांड दे दो, वो तो 1 मिनट में करके दे देगा ना। नाउ यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन अ टूल एंड अ टेक्निक। टेक्निक्स हम पढ़ेंगे, टेक्निक्स हम डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे अभी ऊपर देखा था ना, ए एंड बी टेस्टिंग और कोहॉर्ट एनालिसिस, वो सारे हम डिटेल में पढ़ेंगे। टूल्स हम नहीं पढ़ेंगे बिकॉज मैनी ऑफ दीज टूल्स आर ऑल्सो पेड। तो हमें शायद प्रैक्टिकली पॉसिबल भी ना हो कि हम इन टूल्स को रियल लाइफ में एक्सेस कर पाए। बट यस, अगर आप किसी कंपनी में जॉब के लिए जाते हो तो हो सकता है वो कंपनी या तो ये टूल यूज करती हो, या वो कंपनी अपना खुद इनबिल्ट कोई टूल यूज करती हो। सो इट्स जस्ट लाइक एक्सेल है। जैसे अगर आपको एक्सेल आ जाता है तो उसकी कोई गारंटी नहीं होती कि आप दुनिया का सारा काम एक्सेल पे ही करोगे। कई बार आप उन कंपनी होता है तो उनका खुद का भी एक स्प्रेडशीट वर्जन हो सकता है। इट्स जैसे डेटा, जैसे ईआरपी वर्जन होते हैं, तो हर कंपनी का एक अपना ईआरपी वर्जन भी हो सकता है। सो इट्स अ टूल। टूल और उसमें टेक्निक में डिफरेंस होता है। टेक्निक सबको आनी चाहिए, लाइक एक्सेल पे वो मीन कैसे निकालते हैं सबको पता होना चाहिए। अब वो आप एक्सेल पे निकालो या गूगल शीट पे निकालो, उसमें तो फर्क नहीं है ना। हाउ मेनी पीपल आर एबल टू अंडरस्टूड मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। सो टूल इज लाइक अ कैलकुलेटर। कैलकुलेटर चाहे कैसियो का हो, सिटीजन का हो, चल जाएगा। बट टेक्निक आनी चाहिए कि उस कैलकुलेटर पे वो परसेंटेज निकालते कैसे। तो हम वो चीज सीखेंगे, परसेंटेज कैसे निकालते हैं। अब वो निकालो चाहे तुम ए पे या बी पे, उससे असर नहीं पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई दीज आर द टूल्स, पॉपुलर टूल्स। और भी होते हैं बट हमने पॉपुलर यहाँ पे कैटेगराइज करें। अब हाँ, इन टूल्स को लेते वक्त या इन टूल्स को यूज करते वक्त कुछ फैक्टर्स ऑब्वियसली हर कंपनी कंसिडर करती है। तो वो सबसे पहला फैक्टर क्या होगा, किसी भी टूल के फीचर्स क्या है और उसकी कैपेबिलिटीज क्या है। तो आप प्रोडक्ट एनालिटिक्स करना चाहते हो तो हर टूल जो है अलग अलग प्राइस पॉइंट्स पे आपको अलग अलग फीचर्स देता होगा, अलग अलग कैपेबिलिटीज देता होगा। सो आप ये पॉइंट जरूर कंसिडर करोगे। फिर हर टूल कितना इजी है टू इम्प्लीमेंट। हम एक्सेल वर्ड की बात इसीलिए करते हैं बिकॉज दे आर वेरी इजी टू यूज एंड इम्प्लीमेंट। सिखाना भी बहुत आसान है, सीखना भी बहुत आसान है। बट जो कॉम्प्लिकेटेड कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं हम उनकी बात इसलिए नहीं करते। जैसे कई लोग आर से डरते हैं। यू माइट हैव हर्ड ऑफ आर एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सॉफ्टवेयर। तो आर से डरते हैं क्योंकि वो उसकी वो लैंग्वेज ही कई लोगों को समझ नहीं आती। सो दैट मीन्स आर इज वेरी पॉपुलर, फ्री है, बट कई लोगों को वो इजी नहीं लगता। फिर उस पे कितना सपोर्ट और रिसोर्सेज आपको मिलेंगे। लाइक आपने कोई टूल खरीद तो लिया, अब टूल में दिक्कत आ रही है, यूज नहीं कर पा रहे हो, अटक गए हो, तो जिस भी कंपनी से आपने वो लिया वो आपको कितना सपोर्ट दे रहे हैं, वो आपको कितने रिसोर्सेज दे रहे हैं, वो आपकी कितनी हेल्प कर रहे हैं। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, आपने उनको पैसा दे दिया 1 लाख रुपए वो टूल लेने के लिए। अब 1 लाख के बाद उनका तो काम खत्म हो गया ना। बट क्या वो उस 1 लाख को लेने के बाद भी आपके साथ टिके हुए हैं, डटे हुए हैं, दे आर प्रोवाइडिंग यू सम बैक एंड सपोर्ट और समथिंग लाइक दैट, वो एक इशू रहता है। फिर रियल टाइम डेटा कैप्चर, क्या वो रियल टाइम बेसिस पे डेटा, मतलब वेबसाइट पर तो डेटा देखो और कॉन्स्टेंटली जनरेट हो रहा है, क्या वो उसको कैप्चर भी कर पा रहा है, एनालाइज भी कर पा रहा है, वो एक इंटरेस्टिंग होगा। और कोड एनवायरनमेंट, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। हम लोग मार्केटर्स हैं, हम कोडर्स नहीं हैं। अगर हम इस तरीके को देखें तो जो मार्केटिंग वाले लोग कुछ टूल लेना चाहेंगे ना, वो ऐसा ही टूल लेना चाहेंगे जिसमें
इंजीनियरिंग साइड की कोडिंग कम हो, बिकॉज वी डोंट नो दोज लैंग्वेजेस, हमें वो कोडिंग लैंग्वेजेस नहीं आती। अगर मैं कोई ऐसा टूल ले लूँ जिसमें मुझे इतनी ज्यादा इंजीनियरिंग वाली वो हार्ड कोर कोडिंग करनी पड़े जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स करते हैं, तो वो टूल मेरे लिए नल एंड वॉइड है। तो इसका मतलब ये नहीं है दैट आई एम डम्ब, नो, आई एम अ गुड मार्केटर, बट आई डोंट नो दैट कोडिंग, बिकॉज मैंने वो पढ़ा नहीं है, मेरे वो फोटे का नहीं है। तो इसीलिए ऐसा ही टूल होना चाहिए जिसका कोड एनवायरनमेंट कम से कम हो, मिनिमम टू मिनिमम हो, जो बेसिक मार्केटिंग या मैनेजमेंट वाला भी इंसान यूज कर सके। सो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हम कंसिडर करते हैं। ऑब्वियसली इसमें एक फैक्टर नहीं लिखा है विच इज अगेन एन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हम कंसिडर करते हैं, दैट्स द प्राइस। हर टूल के कॉस्ट है। तो वो जब आप फैक्टर्स फीचर्स वगैरह देख रहे होगे तभी आप वो कॉस्ट एनालिसिस भी करोगे, क्योंकि कोई टूल फ्री तो आने नहीं वाला, तो किस टूल का कितना खर्चा है वो आप डेफिनेटली असेस करोगे उसको लेने से पहले। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हाँ, प्रोडक्ट एनालिटिक्स का इम्प्लीमेंटेशन। तो अगर अपने आप सक्सीड करना है और आपने अगर अब इस प्रोडक्ट एनालिटिक्स को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में डालना है, तो उसके लिए क्या आपको मतलब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस माइंड में रखना चाहिए। सो फर्स्ट इज यू शुड बी क्लियर अबाउट योर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। आप प्रोडक्ट एनालिटिक्स के लिए वो इतना महंगा सॉफ्टवेयर खरीद के आ गए हो, क्या गोल था आपका, क्या ऑब्जेक्टिव था, क्यों करी इतनी मेहनत? प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट करनी है, प्रोडक्ट एंगेजमेंट इम्प्रूव करनी है, टारगेट ऑडियंस को अच्छे से कैटर करना है, ब्रांड लॉयल्टी बढ़ानी है। अलग अलग ऑब्जेक्टिव हो सकता है हर ब्रांड का। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? आपका ऑब्जेक्टिव पहली बात तो क्लियर होना चाहिए और बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए। सो ऑब्जेक्टिव्स जब भी हम बनाते हैं ना, हम जनरली ऑब्जेक्टिव्स के लिए यही वर्ड यूज करते हैं, स्मार्ट, जिसका मीनिंग यही होता है दैट ऑब्जेक्टिव शुड बी स्पेसिफिक, डायरेक्टेड होने चाहिए, मेजरेबल, उनको मेजर करो। स्पेसिफिक का मतलब यही है, जब हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं तो हम ये नहीं कहते हाँ काम चलाएंगे। अब व्हाट इज दिस काम चलाना? इट्स नॉट स्पेसिफिक। काम तो वैसे भी चल रहा है, सभी का चल रहा है। मतलब स्पेसिफिक होना चाहिए दैट हम काम चलाएंगे अपने ऑफिस के लिए, हम काम चलाएंगे मार्केट के लिए, स्पेसिफिक। फिर मेजरेबल, स्मार्ट की बात करें ना, सेकंड मेजरेबल। मेजरेबल होता है हमेशा किसी क्वांटिफिकेशन के साथ लायक हो, जैसे ग्रोथ अचीव करनी है, ये ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव होना चाहिए 2% ग्रोथ अचीव करनी है, मेजर, ताकि आप जब रिजल्ट देखो तो बाद में आप कह सकते हो हाँ 2 सोचा था 2 ही हुई, या 2 सोचा था 10 हो गई, समथिंग लाइक दैट। मेजरेबल होना चाहिए। फिर इट इज ए अटेनेबल। हम ऑब्जेक्टिव्स में कभी भी ऑब्जेक्टिव ऐसे नहीं रखते जो अनअटेनेबल हो। लाइक हिंदुस्तानी मूवीज के अंदर आपने कहानी सोची, मतलब ये बहुत डायलॉग सुना होगा, मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा। क्या वो अटेनेबल है? मतलब ठीक है हीरो बोल तो देता है भावुक होके, बट क्या वो कर सकता है वो? सो ना चांद आ रहा है ना तारे आ रहे हैं। सो वो एम ही है, मतलब वो बस कहने की बात है। वो एक ऑब्जेक्टिव नहीं है। सो ऑब्जेक्टिव्स वही होने चाहिए जो आप अचीव कर सकते हो। मतलब लाइक यू कैन नॉट से दैट आई विल बी द लीडर इन द मार्केट अगर आप 100 नंबर पे हो अभी, तो 100 वाला एकदम लीडर नहीं बन सकता। अटेनेबल होना चाहिए। 100 वाला धीरे धीरे टॉप 50 में तो आ सकता है धीरे धीरे, बट एकदम फर्स्ट नहीं हो सकता क्योंकि उसको बहुत मेहनत लगने वाली है। देन रियलिस्टिक। सो वही है अटेनेबल एंड रियलिस्टिक। रियलिस्टिक का मतलब यही है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए। वही चांद तारे तोड़ना हो, दैट्स नॉट रियलिस्टिक। तो रियलिस्टिक यही है दैट हाँ, तो अगर हम जैसे जैसे हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया भी देखो बाय एंड बाय अपनी रैंकिंग सुधारने की बात करते हैं। इट्स नॉट इंडिया कहती है मैं 1 नंबर से, मतलब लाइक इंडिया स्टार्टेड द ग्रोथ मॉडल, तो इंडिया सीधा ये नहीं कहती दैट मैं नंबर 1 एकदम इकोनॉमी बन जाऊंगी। वी हैव दैट गोल बट वी कैन नॉट से दैट हम 1 साल में ही बन जाएंगे। दैट्स व्हाई विजन जो दिया जाता है लंबा दिया जाता है, 20 साल का, 25 साल का। वो रियलिस्टिक है कि हाँ शायद 20 साल में चमत्कार हो जाए, बट 1 साल में वो नहीं हो सकता। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हर गोल टाइमली होना चाहिए। सो स्मार्ट का टी इज टाइमली। कि टाइमली मतलब टाइम दो। जैसे अगर आप 2% ग्रोथ की बात कर रहे हो तो आप कह रहे हो हाँ मैं 2% ग्रोथ लूंगा, 6 महीने में लूंगा। सो टाइमली है कि ये चीज 6 महीने में करनी है, तो 6 महीने आपने अपने आप को दिए। तो जैसे आप लोग भी अपने जब सेमेस्टर्स के लिए प्लान करते हो तो ऐसे ही प्लान करते हो कि हाँ इन 3 सब्जेक्ट्स में से मैं इसमें शायद वीक हूँ, तो मैं इसको 1 महीना दूंगा पढ़ने के लिए। सो दैट्स टाइमली। सो सबसे पहले आप अपने ऑब्जेक्टिव्स पे, गोल्स पे फोकस करो। देन यू शुड हैव नेक्स्ट थिंग, क्रॉस फंक्शनल टीम कोलैबोरेशन। ये बहुत जरूरी है कि हम मार्केटर्स हैं,
पर मार्केटर्स सेल्स टीम के बिना कुछ नहीं कर सकता, सेल्स टीम प्रोडक्ट टीम के बिना कुछ नहीं कर सकता, प्रोडक्ट टीम R&D के बिना कुछ नहीं कर सकता, R&D प्रोडक्शन टीम के बिना कुछ नहीं कर सकता। बहुत ज़रूरी है कि जब आप प्रोडक्ट एनालिटिक्स को इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो सारे टीम्स के बीच में कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन रखो ताकि कोई भी अछूता ना रह जाए, सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहें, कोलैबोरेट करें और कुछ डेवलप करें। ये बहुत ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा इनके अंदर कोलैबोरेशन में लास्ट में आना चाहिए वो जो टीम जो डेटा पे काम कर रही है, जो सारा डेटाबेस, इंटरनेट का सारा एनालिटिक्स निकाल के ला रही है। सो उसके साथ भी एक कोलैबोरेशन होना चाहिए। सो अच्छा एक टीम कल्चर होना चाहिए। दैट इज़ व्हाट इज़ मतलब दिस पॉइंट का मीनिंग। सो उसके लिए आप गैदरिंग्स करो, इवैल्यूएशन करो, फीडबैक की, सर्वेज लाओ, कस्टमर बिहेवियर एनालाइज करो, मतलब जिस तरीके से भी आपको वो कोलैबोरेशन करनी है। बट मीटिंग्स वगैरह सब होनी चाहिए, सब अलग-अलग डायरेक्शंस में काम ना करें, एक ही डायरेक्शन में काम करें। देन वी हैव अ पॉइंट कॉल्ड स्टे अजाइल। अजाइल का मतलब यही होता है दैट डायनामिक रहना एक तरह से। सो जो हम मार्केट के अंदर है वो मार्केट क्या है, पल में तोला पल में मासा, मतलब कुछ नहीं पता। अभी हम कह रहे हैं जैसे चैट जीपीटी बहुत अच्छा है, बट यू नेवर नो चैट जीपीटी के अलावा कुछ एक नया एलएलएम आ जाए, नया मॉडल आ जाए और वो नया डार्लिंग ऑफ द मार्केट बन जाए। तो स्टेइंग अजाइल इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। तो हम सोच के चल रहे हैं कि यही द एंड है, यही हमारा द कस्टमर है, यही हमारा द कंपेटिटर है। बट अगर आप अजाइल रहोगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन आज आपका कस्टमर है, कौन कल आपका कस्टमर हो सकता है। सो अजाइल रहने का मतलब यही है दैट ट्रैक द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स। तो इसमें हमारे पास और क्या-क्या पॉइंट्स हैं? ए एंड बी टेस्टिंग मतलब कर सकते हो, ये हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। रेलेवेंट डेटा पॉइंट्स को स्टडी करो, एक्सपेरिमेंट करो न्यू आइडियाज़ के साथ, क्योंकि कुछ नहीं पता कौन-सा न्यू आइडिया कहाँ किस हिट पे जाके लगेगा और वो आपके फेवर में भी हो सकता है। सो स्टेइंग अजाइल का एक एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल है पेटीएम, विजय शेखर शर्मा। सो वो अजाइल थे, वो डायनामिक थे, तभी उन्होंने उस मूवमेंट को पहचान लिया था जिसमें लोग पेटीएम का बूम देखो डीमोनेटाइजेशन के बाद आया था, जब वो नोटबंदी हुई थी कि लोगों ने यूपीआई ट्रांजैक्शन शुरू किए थे। बट पेटीएम उससे पुराना है और वो पुराना शुरुआत उन्होंने कहाँ से शुरू करी थी? मोबाइल रिचार्ज की। वो स्टार्टिंग में सर्विसेज़ ऐसे ही देता था, मोबाइल रिचार्ज करा लो, टीवी रिचार्ज करा लो, बहुत बेसिक सर्विसेज़ देता था। धीरे-धीरे उसने इंक्लूड किया कि छुट्टे की जिग-जिग बंद करो, पेटीएम करो। तो दे वर अजाइल, दे वर नोइंग कि एक ट्रेंड आएगा मार्केट के अंदर, जब कैश ट्रांज़ैक्शंस शायद लोग प्रेफ़र नहीं करेंगे, अल्टरनेट ट्रांज़ैक्शंस प्रेफ़र करेंगे। एंड शायद उसी की वजह से आज पेटीएम पे यू टॉक अबाउट अ थिंग एंड द फीचर इज़ देयर। मार्केट इन्वेस्टमेंट का फीचर है, गोल्ड बाय करने का फीचर है, ट्रांज़ैक्शंस करने का फीचर है, बैंक अकाउंट मेंटेन करने का फीचर है। सो वो कहीं न कहीं उनके स्टेइंग अजाइल की वजह से ही हुआ। इसके अलावा 1 मिनट देख लेती हूँ, कोई पॉइंट तो नहीं है? उम, नहीं, आई थिंक दैट्स इट। या डेटा गवर्नेंस एक लास्ट पॉइंट है, एस्टैब्लिश डेटा गवर्नेंस। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज के टाइम पे प्राइवेसी डेटा सिक्योरिटी ये बहुत ज़रूरी है। तो हर ऑर्गेनाइज़ेशन ना और यहीं पे एक्चुअली ऑर्गेनाइज़ेशंस ना चूकती हैं। वो डेटा तो कलेक्ट कर लेती है बट वो डेटा गलती से क्या हो जाता है, लीक हो जाता है। तो आप देखते हो न्यूज़ पे भी आता है कि इस कंपनी का जैसे व्हाट्सएप का डेटा लीक हो गया, तो गवर्नमेंट भी फिर उन्हें डाँटती है कि ये कैसे लीक हो गया? वो ब्लैक साइट पे चला गया, टेररिस्ट के पास चला गया, स्कैमर्स के पास चला गया। सो हर ऑर्गेनाइज़ेशन जो डेटा कलेक्ट कर रही है और जो बहुत प्राइवेट डेटा है, लोगों का पर्सनलाइज़्ड डेटा है, उसका जो ऑर्गेनाइजेशन डेटा मैनेजमेंट कर रही है, उस ऑर्गेनाइजेशन का काम बनता है कि डेटा गवर्नेंस होना चाहिए, डेटा सिक्योरिटी के लिए एक डिपार्टमेंट होना चाहिए, ताकि डेटा के साथ कभी भी मिसयूज़ किसी भी तरीके का ना हो सके। सो एक ये भी बहुत इम्पोर्टेंट मतलब पॉइंट है, जो हर ऑर्गेनाइजेशन के पास होना चाहिए। तो एक बार बस सम अप कर लेते हैं, देन वी विल जस्ट क्लोज़ द क्लास। हमने प्रोडक्ट एनालिटिक्स लास्ट हाफ में शुरू किया और प्रोडक्ट एनालिटिक्स में हमने आज क्या-क्या कवर किया और एक बार देख लेते हैं। हमने सबसे पहले उसका मीनिंग कवर किया, प्रोडक्ट एनालिटिक्स क्या होते हैं। मीनिंग के बाद हमने फिर कवर किया प्रोडक्ट एनालिटिक्स की वैल्यू क्या है, क्या रुतबा है उसका, क्या सिग्निफिकेंस है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्यों ऑर्गेनाइजेशंस प्रोडक्ट एनालिटिक्स को करना चाहती हैं। मेट्रिक्स हमने आज नहीं किया, मेट्रिक्स इज़ व्हाट वी विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट क्लास। तो प्रोडक्ट एनालिटिक्स आप कह सकते हो हमारा 75% हो गया है, 25% जो मेट्रिक्स का रह गया है, वो हम नेक्स्ट क्लास में उठाएँगे।
हमने यूज केसेस देख लिए कि प्रोडक्ट एनालिटिक्स को यूज करके आप कहाँ कहाँ बेनिफिट ले सकते हो, जैसे प्रोडक्ट डिजाइन इंप्रूव करना है, कस्टमर एक्सपीरियंस को, एंगेजमेंट को पर्सनलाइज करना है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करनी है। फिर हमने ये भी पढ़ा कौन से लोग हैं जो प्रोडक्ट एनालिटिक्स की वजह से फायदा लेते हैं। तो हमने सबसे पहले इसमें प्रोडक्ट मैनेजर्स को देखा था, मार्केटिंग सेल्स टीम को देखा था और कस्टमर्स को देखा था। फिर हमने टूल्स की बात करी कि टूल्स और टेक्निक्स में क्या फ़र्क होता है और कौन से फैक्टर्स को कंसीडर किया जाता है जब हम कोई भी एक टूल बाय करने की कोशिश करते हैं। एंड लास्ट हमने अपनी डिस्कशन को क्लोज किया है कि जब हम ये प्रोडक्ट एनालिटिक्स अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करें तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। गोल्स क्लियर होने चाहिए, कोलैबोरेशन होनी चाहिए, अजाइल रहना चाहिए, डायनामिक रहना चाहिए एंड डेटा गवर्नेंस का ध्यान रखना चाहिए। सो प्रोडक्ट एनालिटिक्स आप कह सकते हो 75% इज व्हाट वी हैव डन टुडे। नेक्स्ट जब भी हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में ऑनलाइन वाली, तो हम वो 25% प्रोडक्ट एनालिटिक्स को कंप्लीट करके विल वी मूव टू द सेकंड टॉपिक ऑफ यूनिट 2। प्राइसिंग भी कर सकते हैं, रेवेन्यू कर सकते हैं, एसटीपी एनालिटिक्स कर सकते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। अभी तो यूनिट 2 तो बस आज शुरू हुई है। सो यूनिट 2 का जो भी हमारा सेकंड टॉपिक होगा वो हम फिर शुरू करेंगे। So on that note, have a happy week ahead, happy weekend, healthy weekend, Ma'am, a happy dinner to you all. हाँ बोलो। ma'am, this subject is completely theoretical. For मतलब 70 marks numericals, paper, yes, theoretical. 70 marks में सारा theoretical आएगा। मतलब कुछ numericals वगैरह नहीं है इस subject में. नहीं नहीं, 70 मार्क्स में नो न्यूमेरिकल्स। हाँ, क्लास में अगर कभी टाइम मिला तो कुछ एक आधा डेटा के साथ कुछ विजुअलाइजेशन वगैरह करके देख लेंगे, बट वो Okay, एग्जाम का ma'am. पार्ट Thank नहीं you. है। दैट विल बी समथिंग Okay. एक्स्ट्रा। ठीक है ना? Thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am. ओके ओके। एनीथिंग एल्स? तो चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एंड वील टेक अप द थिंग्स फर्दर। ओके ओके गाइस, टेक केयर, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। Thank you, ma'am. Bye. ओके, टेक केयर, बाय।